हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये हमारा सब्जेक्ट है और बीए प्रोग्राम में सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस सिंगल वीडियो में कवर करने वाला हूं। यानी कि ये जो वन शॉट वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमा दे, बाकी क्वेश्चन यही रहेंगे। मैंने इसकी यूनिट वाइज भी वीडियो बना रखी है, आपको ये थंबनेल दिख रहे हैं पीछे, आप इनको जाके प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हो। बाकी जो बच गई है यूनिट वो भी मैं आपके लिए जल्दी बना दूंगा। ठीक है, बाकी आप इस वन शॉट को पहले देख लो ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, तो उसके लिए आपको एकलव्य स्नातक 1 ये हमारा ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है, इस नाम से मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये क्या है, ये सारे आपके क्वेश्चन पेपर हैं जो पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखे हैं जो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, और एक बार ध्यान से देख लो। ये कुछ 3 से 4 क्वेश्चन पेपर, 5 क्वेश्चन पेपर उठाए हैं मैंने, और यहाँ से क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नजर आए हैं मैंने बहुत अच्छे से लास्ट 2-3 साल के जो भी पेपर मुझे दिखे हैं, 4 साल के, उसे मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिसके पूरे चांस है आने के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा और यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं पे आपको चर्चा करनी है। ठीक है, यानी हमारा जो संविधान है उसकी आपको मूलभूत विशेषता बतानी है। फिर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान की मौलिक विशेषता की विवेचना कीजिए। यानी क्वेश्चन सेम है, दोनों जगह आपसे हमारे संविधान की विशेषताएं ही पूछी जा रही है। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज जो होती है वो घुमा देते हैं। तो पेपर में कैसे भी लैंग्वेज घुमाएं, आपको घबराना नहीं है, बस अच्छे से इसको समझ के जाओ और आराम से आप पेपर में कर दोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब भारत के संविधान की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। तो सबसे पहले आपको विशेषता में यही बताना है, उसके बाद फिर बहुत सारे पॉइंट बनते हैं जो आपको बताने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सारे पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे रख देता हूं। आप देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट आप बता सकते हो पेपर में। अब इतने सारे पॉइंट लिखकर आप उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना तो आपका अच्छा आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी मैं आपको आगे चल के एक एक करके सारे पॉइंट को समझाता हूं। तो देखिए, अब हमारे संविधान की विशेषता मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यानी भारत का संविधान लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है, हमारा संविधान जो है ना तो बहुत ज्यादा लचीला है और ना ही बहुत अधिक कठोर है। अब लचीला और कठोर से क्या मतलब होता है, लचीले का मतलब है कि हमारा संविधान इतना लचीला नहीं है कि कोई भी सरकार चाहे तो आसानी से उसमें तुरंत संशोधन कर दे, उसमें कुछ चेंजेस कर दे, इतना आसान नहीं है। और ना ही इतना कठोर है कि अगर सरकार किसी प्रावधान में, किसी कानून में, किसी आर्टिकल में कुछ बदलाव करना चाहे तो सरकार कर ही ना पाए, इतना कठोर भी नहीं है। ठीक है, यानी लचीले और कठोर का मिश्रण है, आप ऐसा मान सकते हो। फिर दुनिया का सफलतम संविधान माना जाता है, क्योंकि देखो, कई देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपना संविधान बनाया और उनका संविधान असफल रहा, यानी उनको वो संविधान, ठीक है, उस संविधान के स्थान पे फिर दोबारा से संविधान बनाना पड़ा। चाहे आप नेपाल का एग्जाम्पल ले लो, आप फ्रांस का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे ऐसा हुआ है। आप इराक की बात कर सकते हो, यानी संविधान बना, फिर उसके बाद दूसरा संविधान आया, फिर उसके बाद फिर और संविधान आए, आते गए लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन भारत का संविधान जब से बना है तब से लेके आज तक सफलता पूर्वक चल रहा है। ठीक है, उसी से हमारा देश चल रहा है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, जो भारत के नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, और मौलिक अधिकार जो है ये गारंटेड है। यानी अगर किसी के मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम कहां पे जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है, हमारे मौलिक अधिकार हमको वापस दिलाने के लिए रिट जारी करती है। ठीक है, 5 प्रकार के रिट होते हैं, तो ये हमें समझना था। इसके बाद मौलिक कर्तव्य, हमारे संविधान में पहले मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, वो बाद में संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है, यानी हमारे भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति, तो उसमें मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, हमारे यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है
और सफलतापूर्वक चल रही है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेके सही चल रही है। फिर इकहरी नागरिकता का प्रावधान, यानी हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। इकहरी नागरिकता का मतलब क्या है, आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, ठीक है, आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट में रहते हो, लेकिन आपकी नागरिकता जो है वो एक ही रहेगी, सिंगल रहेगी, और वो है भारतीय। आप क्या कहलाओगे, भारतीय कहलाओगे, ठीक है। मैं भारत में रहता हूं तो मैं भारत का नागरिक हूं, मैं क्या कहलाऊंगा, भारतीय। इंग्लिश में इसको इंडियन कहा जाता है, ठीक है। हम पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, हमारी नागरिकता एक ही रहेगी और हम क्या कहलाएंगे, भारतीय कहलाएंगे, ठीक है। कुछ देशों में डबल नागरिकता वाला प्रावधान भी होता है, यानी जिस जगह पे वो रहते हैं वो उस जगह के भी नागरिक होते हैं, और जिस देश के होते हैं वो उस देश के भी नागरिक होते हैं, यानी वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है, बिना किसी राजनीतिक दबाव के हमारी जो न्यायपालिका है वो अपना डिसीजन दे सकती है, ठीक है। जो हमारे जज होते हैं न्यायपालिका में, जो फैसला सुनाते हैं, उनका जो पद होता है, ठीक है, वो भी, उसको भी कोई सरकार मतलब उसमें हटा नहीं सकती उनको। महाभियोग जो है वो अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार ऐसे नहीं हटा सकती कि सरकार के फेवर में अगर मान लो उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया तो सरकार हटा दे, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब हमारे संविधान निर्माता जो थे वो इस बात को समझते थे कि कोई भी संविधान परफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। तो संविधान परफेक्ट होता नहीं, उसमें कमियां रहती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो संविधान निर्माता समझते थे कि सरकार को और भी कुछ करना पड़ सकता है, ठीक है, यानी जनता की भलाई के लिए और भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो करने पड़ सकते हैं। तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं, और इसके लिए मतलब सरकार बाध्यकारी नहीं होती, सरकार पे कोई दबाव नहीं डाल सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता कि सरकार को ये फैसला करना ही चाहिए, ठीक है। ये मौलिक अधिकार की तरह नहीं है कि ये गारंटेड हो, लेकिन सरकार को करना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें क्या है, हमारे देश में जो भी व्यक्ति 18 साल का हो चुका है, ठीक है, जो भी नागरिक है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी रंग रूप हो, कहीं भी रहने वाला हो पूरे भारत में, उसको मतदान करने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है, ठीक है। पहले ये एज जो होती थी वो 21 साल होती थी, लेकिन बाद में इसको घटा के 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। भारत जो है, भारत की जो सरकार है, यानी हमारे जो राज्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म की मनाही करने से रोका नहीं जाएगा। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर सामाजिक न्याय, यानी हमारा संविधान जो है सबको सामाजिक न्याय प्रदान करता है, सबको कानून के सामने बराबर मानता है। फिर संशोधन प्रणाली, यानी हमारा संविधान जो है इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है, यानी आवश्यकता पड़ने पे आर्टिकल 368 के तहत यहाँ पे संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता। तो ये आप लास्ट पॉइंट राष्ट्रीय एकता बता सकते हो कि भाई हमारे मौलिक कर्तव्य में भी आता है राष्ट्रीय एकता, कि राष्ट्र में सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। हमारा संविधान भी हमें राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने को कहता है, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, और ये हमारे संविधान की एक विशेषता भी है। आप जैसे भी कहना चाहो पेपर में लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी हेडिंग्स है, इन हेडिंग को आपको पेपर में लिखना है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जितना आपको टाइम मिले उतना एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपका संविधान की विशेषता वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, अच्छे से आपको समझा दिया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। मौलिक अधिकारों के विभिन्न प्रावधानों पर संविधान सभा की बहस पे चर्चा कीजिए, यानी जो मौलिक अधिकार है हमारे, उसमें जो अलग अलग प्रावधान है, उसमें उनको लेकर संविधान सभा में बहुत बहस हुई थी, बहुत चर्चा हुई थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यानी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये जनता को गारंटेड अधिकार देते हैं, ठीक है। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, उनकी समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। संविधान सभा में क्या है, मौलिक अधिकारों को लेकर व्यापक बहस हुई, यानी जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा के सामने बहुत बहस चली। किस बात को बहस चली, मौलिक अधिकारों को लेकर, ठीक है। बहस क्या क्या हुई, यहाँ पे बात चल रही थी कि मौलिक अधिकार जो होंगे वो गारंटेड होंगे, कुछ कह रहे थे कि गारंटेड नहीं होने चाहिए, कुछ मतलब सबके अपने अलग अलग व्यूज थे, तो उस पर बहुत चर्चा चली थी। क्योंकि स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और समानता
मूलक, एक समता मूलक मान लो राज्य की तरह बनाने का उद्देश्य था। पहले से ही मतलब जो संविधान निर्माता थे वो ये सोच के बैठे थे कि भारत में जो व्यवस्था होगी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, ठीक है, सभी को न्याय मिलेगा, समाज में समानता होगी। ये चीजें हम पहले से ही डिसाइड था, संविधान निर्माताओं के मन में था कि हम संविधान ऐसा बनाएंगे, ठीक है। फिर संविधान निर्माताओं ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की शक्तियों के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए भी प्रयास किया, ठीक है। यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता तो मिले, कोई उसमें रोक टोक नहीं होगी, लेकिन राज्य की शक्ति जो है उस, और राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से, ऐसा ना हो कि राज्य कहीं ना कहीं लोगों को जेल में डालना शुरू कर दे, लोगों के अधिकारों का हनन करना शुरू कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ सोचकर हमारे संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाया था, और जो संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने बहुत चर्चा करी थी, बहस की थी, लंबी बहस हुई उनकी, तब जाके इन सारी चीजों पे, ठीक है, फाइनल डिसीजन हुआ। अगला पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पर बहस। यानी इस पे बहुत चर्चा हुई, बहुत बहस हुई कि हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो देखिए, जब हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय में बहुत सारी चर्चाएं होती थी, तो मौलिक अधिकारों को लेकर भी खूब चर्चा हुई। तो ज्यादातर जो मेंबर थे उनका मानना था कि औपनिवेशिक शासन के दमनकारी अनुभव के कारण, यानी जो अंग्रेजों का शासन था, जो औपनिवेशिक शासन था, उसमें जनता का दमन किया गया था, उनके अधिकारों को छीना गया था, उनके साथ हिंसा की गई थी, ठीक है, उनको दबाया गया था। तो ऐसे जो हमारे बुरे अनुभव हुए हैं अंग्रेजों के शासन के दौरान, इस कारण हमको कहीं ना कहीं अधिकार चाहिए, ठीक है, यानी नागरिकों को अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। ये नहीं हो कि केवल कानून में लिख दिया गया कि जनता को अधिकार मिले, बल्कि वो अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, अधिकार एक्चुअल में उनको मिलने भी चाहिए, ठीक है। फिर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने भी मौलिक अधिकार को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इन्होंने तो मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा तक कहा है, यानी इनके हिसाब से भी मौलिक अधिकार जनता के लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए जनता को अधिकार नहीं दिया जाएगा, यानी बिना अधिकारों के, तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। यानी मान लो जनता को अधिकार नहीं दिया जाएगा तो ऐसे हमारा लोकतंत्र सफल थोड़ी हो पाएगा, इसलिए अधिकार बहुत जरूरी है। कुछ सदस्यों ने तो यह भी कहा था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता काफी नहीं है, बल्कि जनता को यानी नागरिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, ठीक है, नागरिकों की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए और उसकी रक्षा भी होनी चाहिए, ठीक है। और मौलिक अधिकार क्या करते हैं, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है वो है समानता के अधिकार पर बहस। यानी जब समानता के अधिकार पे चर्चा हुई तो इस पे बहुत बहस चली, ठीक है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जाति प्रथा हमारे समाज में रही है, और जाति प्रथा के तहत देखें तो सबको समान नहीं माना जाता। कुछ जातियों को ऊंचा दर्जा मिला है तो कुछ जातियों को निम्न दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। और ऊंच नीच का भेदभाव है, समानता नहीं है। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, ये हमारे समाज में था। तो इसी को लेकर जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो खूब चर्चा हुई, यानी समानता के अधिकार पर संविधान सभा में बहुत चर्चा हुई। संविधान सभा के जो मेंबर हैं वो जाति आधारित जो भेदभाव है और जो अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है इसको समाप्त करना चाहते थे। यानी जो मेंबर क्या चाहते थे, मेंबर ये चाहते थे कि जाति आधारित जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, और ये जो अस्पृश्यता है इसको भी खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। अब इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने समानता, ठीक है, यानी कानून के समक्ष सभी समान होंगे, किसी के साथ जाति धर्म लिंग किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होगा। फिर सार्वजनिक अवसरों में समान अवसर, ठीक है, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी ये जो छुआछूत है इसको पूरी तरीके से उन्मूलन करना है, यानी पूरी तरीके से खत्म करना है। कुछ सदस्य जो थे वो तो आरक्षण का भी विरोध करते थे, कहते थे कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इसको भी समानता के खिलाफ मानते थे। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह तर्क दिया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से कुछ वर्ग ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, ऐसे में इन पिछड़े वर्गों को अगर ऊपर उठाना है, ठीक है, समाज में बाकी वर्गों के बराबर लाना है, समानता स्थापित करनी है, तो कहीं ना कहीं आरक्षण की उनको आवश्यकता है, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चर्चा हुई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के अधिकार पर बहस। संविधान सभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता यानी लोगों को इकट्ठा करके सभा करने की स्वतंत्रता, और संगठन बनाने के अधिकार पे बहुत चर्चा हुई। कई सदस्य जो थे वो कहते थे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी पूरी तरीके से स्वतंत्रता के पक्ष में थे, जबकि कुछ ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा
और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उचित प्रतिबंधों की आवश्यकता बताई। ठीक है, यानी कि कुछ ने कहा तो कि लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो कुछ ने कहा नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता लोगों को नहीं होनी चाहिए। कुछ जगह पे जहां पे बात आ जाए देश की सुरक्षा को लेकर, तो वहां पे कुछ प्रतिबंध भी जरूरी हैं। अंततः क्या होता है, एंड में क्या होता है कि संविधान में उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई, यानी कि अगर लगता है व्यक्ति को, वैसे तो स्वतंत्रता मिली हुई है, सभा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अब मान लो कोई व्यक्ति सभा करे, यानी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करे और भड़काऊ बातें करे, उनको भड़काए और दंगे फैला दे देश में, तो क्या उसको ये स्वतंत्रता मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या करा गया, संविधान के तहत उचित प्रतिबंध भी लगाए गए, यानी स्वतंत्रता तो है, लेकिन अगर गलत काम करोगे तो फिर वहां स्वतंत्रता तुम्हारी काम नहीं आएगी। ठीक है, वहां पे सजा मिलेगी। फिर ये प्रतिबंध क्यों लगाए गए थे? ताकि स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा के बीच में एक संतुलन, एक बैलेंस बना रहे। फोर्थ पॉइंट है हमारा धर्म की स्वतंत्रता पर बहस। ठीक है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता पे भी खूब चर्चा हुई। भारत जो है एक बहुधार्मिक देश है, यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्षता को लेकर यहाँ पे बहुत बहस हुई। संविधान सभा के जो मेंबर थे, इन्होंने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने धर्म का पालन कर पाए, अपने धर्म का प्रचार कर पाए, प्रसार कर पाए। ठीक है, इसकी उसको आजादी मिलनी चाहिए, ये हमारे संविधान सभा के मेंबर चाहते थे। इस पर बहस भी हुई थी। साथ ही ये भी डिसाइड किया गया कि राज्य जो है, यानी राज्य का मतलब सरकार है, ठीक है, सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। ठीक है, और इस प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा विकसित हुई, सभी धर्मों को यहाँ पे समान माना गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पॉइंट। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों पर बहस। तो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो संख्या में कम है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति यानी उनका कल्चर, उनकी शिक्षा, इसकी रक्षा के लिए विशेष अधिकार उनको मिले हुए हैं। कुछ सदस्यों को आशंका थी कि इससे जो राष्ट्रीय एकता है वो प्रभावित हो जाएगी, राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि विविधता की रक्षा ही भारत की शक्ति है। ठीक है, यानी जो हमारे यहाँ पे विविधता है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं, ये विविधता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी रक्षा होनी चाहिए। अंततः लास्ट में डिसीजन ये हुआ कि अल्पसंख्यक जो हैं उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने की परमिशन मिल गई, और उसको वो संचालित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, इसका अधिकार हमको कौन देता है? हमारा संविधान देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा छठा पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इस पे भी बहुत बहस हुई। तो ये जो हमारा आर्टिकल 32 है, जिसके तहत हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना है, उन्होंने तो इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान लो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वो इसके तहत सीधा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वहां पे दरख्वास्त लगा सकता है। ठीक है, हमारी कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसके मौलिक अधिकारों को वापस दिलाएगी। अब लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आपको 2-3 लाइन लिख देना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा आंसर आपने नहीं लिखना था, और लास्ट में निष्कर्ष सिर्फ 2 या 3 लाइन में कर देना है। ठीक है, संविधान सभा की बहस हुई, उसमें हमारे लोकतंत्र पे चर्चा हुई, हमारे मौलिक अधिकारों पे चर्चा हुई, मौलिक अधिकार के जो प्रावधान है उस पर चर्चा हुई। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी आपको शॉर्ट में 2 लाइन में बता देना है, तो यहाँ पे अपना ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसमें बात करेंगे हम भारत में जो महिला आंदोलन है, ठीक है, यानी जो महिलाओं के आंदोलन है उसकी भूमिका को देखेंगे। आज़ादी से पहले जो महिलाओं के लिए आंदोलन चले और आज़ादी के बाद जो आंदोलन चले उसको देखने वाले हैं, और समकालीन भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने में ये कितने सफल रहे हैं, यानी महिलाओं को मजबूत बनाने में ये आंदोलन कितने सफल रहे हैं, इसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए भारत में जो महिला आंदोलन है उसकी भूमिका को समझते हैं और महिलाओं को कैसे इसने सशक्त किया है यानी मजबूत किया है, इसको देखेंगे। तो भारत में महिला आंदोलन का इतिहास जो है वो बहुत समृद्ध रहा है। ठीक है, यानी देश की आज़ादी से पहले भी जब अंग्रेजों का शासन था उस समय में भी महिलाओं के लिए आंदोलन हुए थे। महिलाओं की जो साथ उनके गलत जो होता था, ठीक है, चाहे आप सती प्रथा कह लो या बाल विवाह कह लो या उनको पढ़ाया नहीं जाता था, ठीक है, इन सारी मुद्दों को पहले ही उठाया जा चुका था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी बहुत सारे आंदोलन चले जिससे महिलाओं को मजबूत बनाने में सहायता मिली। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो समाज सुधार काल से शुरू होकर आधुनिक काल तक विभिन्न चरणों में विकसित है, यानी महिलाओं के लिए जो आंदोलन है हमारे यहाँ पे बहुत समृद्ध है। समाज सुधार काल से लेकर आज तक ऐसे आंदोलन हमारे यहाँ पे चलते रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं समाज सुधार आंदोलन
19वीं शताब्दी। तो प्रारंभिक आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? पुरुषों ने किया था, जैसे कि राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, ये सब क्या है? ये पुरुष समाज सुधारक रहे हैं और इन्होंने किस चीज पे बात उठाई? यानी महिलाओं के साथ जो गलत होता था उस पे आवाज उठाई। ठीक है, जैसे कि इन्होंने सती प्रथा का मुद्दा बनाया, बाल विवाह जो होता था इसको भी गलत बताया, इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। जो विधवा महिला होती थी उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था इसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई। महिला निरक्षरता, आपको पता है हमारे देश में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, महिला को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था, तो महिला निरक्षर रह जाती थी, यानी पढ़ लिख नहीं पाती थी। तो ऐसे मुद्दों को भी इन्होंने उठाया था, इनके खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, और इनके प्रयासों से जो अंग्रेजों की सरकार थी, क्योंकि भारत आजाद होने से पहले अंग्रेजों का शासन रहा है, तो अंग्रेजों के समय में सती विरोधी और विधवा पुनर्विवाह जैसे जो महत्वपूर्ण कानून थे वो उस समय लागू किए गए थे। ठीक है, यानी इनके प्रयासों से महिलाओं के लिए उस समय में भी कुछ महिला सुधार जो आंदोलन थे वो हुए थे और उसका फायदा भी हुआ था, कुछ कानून भी बने थे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्वतंत्रता संघर्ष में भूमिका। यानी हमारा देश गुलाम था, अब देश गुलाम था तो हमारे देश के जो बहुत सारे नेता थे वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी को ले लो, महात्मा गांधी थे और उनके साथ बहुत सारे लोग थे, वो सब मिलके क्या करते थे? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन ने महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर निकाला। ठीक है, यानी महात्मा गांधी जो थे, ठीक है, महात्मा गांधी जो थे इनका जो आंदोलन होता था उसमें महिला जो थी बढ़ चढ़कर आती थी, यानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। तो उन्होंने घर की दहलीज से बाहर कदम रखा और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाने का उनको अवसर मिलने लगा था। फिर गांधी जी की विचारधारा ने भी महिलाओं को अहिंसक संघर्ष माध्यम से राष्ट्रवाद से जोड़ा। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमें संघर्ष करना चाहिए, ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अहिंसक होना चाहिए, यानी कि हमारे संघर्ष में लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं होगा। ठीक है, फिर महिलाओं ने प्रभात फेरी, यानी जो सुबह सुबह ये प्रभात फेरियां निकालते थे महिलाएं, आती थी, आंदोलनों में शामिल होती थी। ठीक है, गली गली घूमते थे ये, तो उसमें शामिल होती थी। फिर कुछ अंडरग्राउंड कार्यकर्ता होते थे जो छुपकर काम करते थे, उनमें भी महिलाएं होती थी। और राजनीतिक जो रैलियां होती थी, ठीक है, उसमें भी सक्रिय रूप से ये भाग लेते थे। फिर है संगठनात्मक विकास। तो 1920 के दशक में क्या होता है, इस समय ना थोड़ा महिलाओं को लेकर जागरूकता ज्यादा बढ़ रही थी, महिला आंदोलन को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही थी। तो कुछ संगठन बनने शुरू हो गए थे। ये संगठन क्या थे? ये महिलाओं के लिए काम करते थे, इसलिए इन संगठनों को महिला संगठन भी कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए 1920 के दशक में भारतीय महिला संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारतीय महिला संघ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ये संगठन जो है इनका उदय हुआ। ये महिलाओं के लिए काम करते थे। ठीक है, इन संगठनों ने क्या किया? महिलाओं की शिक्षा और उनके राजनीतिक अधिकार की मांग करनी शुरू कर दी। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए, उनको राजनीतिक अधिकार देने चाहिए, उनको घरों में बंद नहीं करना चाहिए, उनको शिक्षा का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी आवाजें जो थी महिलाओं के लिए इन संगठनों ने उठानी शुरू कर दी थी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है समकालीन भारत में सशक्तिकरण और सफलता। ठीक है, तो महिला आंदोलनों ने समकालीन भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने में, यानी महिलाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कानूनी सुधार और अधिकार को समझते हैं। तो देखिए, आजादी के बाद के काल में आंदोलन के दबाव के कारण कुछ महत्वपूर्ण कानून बने। ठीक है, जब हमारा देश 1947 में आजाद हो गया उसके बाद महिला संगठन बहुत सारे उभरे, उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी, सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण सरकार ने कुछ कानून भी सरकार लेकर आई। ठीक है, जैसे हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम जो कि 1955 में आया था, और दहेज निषेध अधिनियम। ठीक है, दहेज जो था लिया जाता तो दहेज के खिलाफ एक अधिनियम लाया गया था। ठीक है, दहेज को मतलब अच्छा नहीं माना जाता, पाप माना जाता है, गलत माना जाता है। अगर कोई दहेज को लेकर कानून के दरवाजे में चला जाए, यानी कि अदालत चले जाए, तो अदालत उसको सजा भी दे देती है। ठीक है, फिर विशेष विवाह अधिनियम भी आया। इसमें क्या था कि जैसे मतलब एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से भी शादी कर सकते हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग से भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी परमिशन यहाँ पे मिल चुकी थी। तो यानी कि ये कुछ सुधार, ठीक है, कानून के रूप में आप मान सकते हो, जो महिला के जो आंदोलन थे उसके दबाव के बाद ये सरकारों ने बनाए थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं, कुछ और ऐसे फेडरेशन या फिर मान लो संगठन के बारे में पढ़ते हैं जो महिलाओं के लिए बनाए गए थे और महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो सशक्त राष्ट्रीय संगठन, वर्तमान में NFIW
और AIDWA ये क्या है, ये महिला संगठन है। NFIW संगठन का पूरा नाम है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, ठीक है। AIDWA का क्या नाम है, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये संगठन है महिलाओं के, और ये क्या काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, यानी महिलाओं के आर्थिक, उनके कानूनी दमन, दहेज जैसी जो सामाजिक समस्या है इसके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये जो महिलाओं के साथ कानूनी दमन होता है या उनके साथ भेदभाव होता है, ठीक है, या फिर मान लो दहेज मांगा जाता है, जबरन उनको मारा पीटा जाता है, तो इसके खिलाफ ये संगठन जो है आवाज उठाते हैं। तो AIDWA जो संगठन है इसने दहेज विरोधी कानून के क्रियान्वयन के लिए सरकार पर दबाव बनाया, ठीक है, यानी इन संगठनों ने सरकार पे दबाव बनाया ताकि महिलाओं के साथ जो दहेज लिया जाता है, उसका जो उत्पीड़न होता है, उसके खिलाफ कानून लाया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ विशिष्ट मुद्दों पर संघर्ष। महिलाओं के साथ क्या होता था, महिलाओं के साथ कई बार कई जगह पे दुष्कर्म किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है, जहां पे वो काम करने जाते हैं कार्यस्थल पे उनके साथ यौन शोषण होता है, छेड़खानी होती है, ठीक है, और घरेलू हिंसा होती है। तो ऐसे मुद्दों को उठाया जाने लगा और महिलाओं के लिए आवाज उठाई जाने लगी। जो महिला संगठन है उन्होंने क्या करा, इनके लिए सरकार पे दबाव बनाना शुरू करा ताकि इसके लिए सख्त कानून बनाए जाए। फिर यहाँ पे एक केस था 1978 में, मथुरा बलात्कार कांड, ठीक है, ये बहुत फेमस केस है और कहीं ना कहीं इसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। अब इस मथुरा को आप वो मथुरा मत समझना कि किसी स्थान का नाम है, नहीं, यह मथुरा एक लड़की का नाम था, ठीक है। अब मथुरा क्या थी, एक महाराष्ट्र में एक गांव था, महाराष्ट्र का कोई गांव था, मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल। महाराष्ट्र के गांव में एक लड़की रहती थी, आदिवासी लड़की थी जिसका नाम था मथुरा, ठीक है, लड़की का नाम क्या था, मथुरा। अब इसके भाई का कोई केस था तो उसके लिए पुलिस थाने में बुलाया गया था लड़की को। अब लड़की को पुलिस थाने में बुलाया गया, रात के समय उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ बलात्कार कर दिया गया, यानी 2 पुलिस कर्मियों के द्वारा उसके साथ रेप किया गया, जिसके बाद ये मुद्दा जो था कोर्ट में गया। अब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या करा, इसको बरी कर दिया, ठीक है, जो कोर्ट में गया तो उसमें बरी कर दिया गया, यानी पुलिस वालों को ये कह दिया गया, क्लीन चिट दे दी गई कि भाई लड़की की, उसमें लड़की की सहमति थी, इस तरीके से कुछ बातें हुई। तो फिर बाद में मामला गया आगे, ठीक है, हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने क्या करा, उनको दोषी बता दिया, यानी जो हाई कोर्ट था उसने इनको दोषी बता दिया। फिर हाई कोर्ट से मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बरी कर दिया। तो ये मामला जो चला ये पूरे देश में कहीं ना कहीं मतलब एक झकझोर देने वाला केस बना। तो लास्ट में फिर बहुत बड़े लेवल पे कुछ साल के बाद आंदोलन हुआ, उसमें ये कहा गया कि कोई पुलिस थाने में कोई मतलब पुलिस वाला डरा कर किसी के साथ बलात्कार करता है, या मान लो कोई लीडर कोई नेता है बड़ा, वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके किसी को डरा कर उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है, तो उसके लिए सख्त कानून लाए जाए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। फिर पर्यावरण और नारीवाद, ये भी समझना है, क्योंकि उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, जिसमें पेड़ों को काटा जा रहा था, तो इन महिलाओं ने पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया था और पेड़ को कटने से बचाया था, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जहां पे महिलाओं ने क्या करा, पेड़ों को बचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है, और इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान भी दिलाई थी। नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष। तो लास्ट में मतलब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर 2-3 लाइन में आपको निष्कर्ष बता देना है कि महिला आंदोलनों ने महिलाओं को, ठीक है, सहायक की भूमिका से निकालकर समाज में समानता और स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। हालांकि आज भी ये आंदोलन जो है पितृसत्तात्मक संरचना और सत्ता में बैठे लोगों के प्रतिरोध जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज भी महिलाओं के साथ कई जगह पे हिंसा देखने को मिलती है, ठीक है, उनके साथ गलत व्यवहार देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ महिला संगठनों ने महिलाओं के लिए आवाज उठाई है और देश भर के लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया है, ठीक है। तो ये बातें आप यहाँ पे बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रमिक आंदोलन, ठीक है, महिला आंदोलन में से ज्यादातर पूछा जाता है या फिर ये श्रमिक आंदोलन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। तो श्रमिक आंदोलन यानी जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके आंदोलन के बारे में समझते हैं। तो भारत में औद्योगिकरण और श्रमिक वर्ग का विकास, इसको समझते हैं। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में आधुनिक उद्योग की शुरुआत हुई, ठीक है, आधुनिक उद्योग जो है ये 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू होते हैं हमारे यहाँ पे। और सबसे पहले बंबई, ठीक है, जिसको अब मुंबई कहा जाता है, और कलकत्ता, यहाँ पे औद्योगिक केंद्र बने, उद्योग स्थापित किए गए। 1855 में क्या होता है, बंबई में पहली जो कपड़ा मिल थी, कपड़ा बनाने की मिल थी, उसकी स्थापना हुई थी। और कलकत्ता में जूट उद्योग जो था ये विकसित होने लगा था। अब उद्योग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे मजदूर आएंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो बाद में फिर अहमदाबाद, कानपुर, नागपुर, इन सभी जगह पे कपड़ों के उद्योग जो थे वो फैलने लगे थे। फिर रेलवे, खदान,
बागान, इस्पात उद्योग में भी बड़ी संख्या में मजदूर जो थे काम करने लगे। और 1911 में जमशेदपुर में जो टिस्को है, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, इसकी स्थापना हो जाती है। तो ये इतनी सारी कंपनियां जो हैं, उद्योग जो है, ये भारत में आ रहे थे, भारत में लग रहे थे, और यहाँ पे डिमांड आ रही थी। किसकी डिमांड बढ़ रही थी? मजदूरों की। मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे। फिर मजदूर और जो कंपनियां, उनके बीच में होने लग जाते हैं विवाद, तो फिर ये करते हैं मजदूर आंदोलन। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो देखिए, पूर्व स्वतंत्रता काल में श्रमिक आंदोलन, यानी 1947 में अपना देश आजाद हुआ है, और मैं बात कर रहा हूं 1947 से पहले, यानी पूर्व स्वतंत्रता, यानी आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो श्रमिक संघों का उदय। तो श्रमिक यानी मजदूर जो संघ है, श्रमिक संघ को ट्रेड यूनियन कहा जाता है, मजदूरों की यूनियन कहा जाता है। ठीक है, तो श्रमिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होने लगे, यानी इकट्ठा होने लगे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में ट्रेड यूनियन जो है आंदोलन ये शुरू हुआ। मजदूर जो थे वो क्या डिमांड करते थे कि अच्छी सैलरी चाहिए, ठीक है, कम कार्य करना पड़े, क्योंकि मान लो 12-12 घंटे से काम करवाया जा रहा है, तो ये कहते थे थोड़ा काम का जो समय है उसको कम कर दिया जाए। फिर कार्य स्थिति जो है उसकी मांग, यानी अच्छी कार्य स्थिति, अच्छी कंडीशन में इनसे काम कराया जाए, साफ सुथरी जगह में काम कराया जाए, ठीक है, इनको सुविधाएं दी जाए, ये सारी डिमांड मजदूरों की होती थी। फिर प्रारंभिक हड़तालें, यानी शुरुआती हड़तालों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1918 में मद्रास, यहाँ पे कपड़ा मजदूर जो थे, इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद अहमदाबाद के मजदूर जो थे, यहाँ पे भी मजदूरों ने हड़ताल की, और इसमें तो गांधी जी भी उनके साथ आए थे। 1920 के दशक में बम्बई में, कानपुर में, ठीक है, कलकत्ता में, जमशेदपुर में, यहाँ पे बहुत सारी हड़तालें हुई। यानी ये वो समय था जब हर जगह पे मजदूर कोई ना कोई मुद्दे को लेकर हड़ताल कर रहे थे। सरकारी अगर आंकड़े देखें, यानी जो सरकार ने जो डेटा दिया उसको अगर हम देखें, तो 1921 में 396 हड़ताल हुई थी। ठीक है, लगभग 6 लाख जो मजदूर थे ये इन हड़तालों में शामिल हुए थे। तो ये शुरुआत हो जाती है मजदूरों की, ठीक है, हड़ताल, और ये डिमांड करते हैं अपने लिए अच्छी सैलरी मिले, इनको कम समय के लिए काम करने का समय थोड़ा कम कर दिया जाए, छुट्टी मिलने लग जाए, कार्य स्थिति अच्छी हो। ठीक है, इन सब मुद्दों को लेकर इन्होंने हड़ताल की थी। फिर कुछ यूनियन बनने लग जाती है मजदूरों की। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ, ये AITUC, ये 1920 में AITUC, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। ये जो संगठन है, इसका उद्देश्य क्या था? ये मजदूरों के हितों की रक्षा करना चाहता था, यानी मजदूरों के हितों की मांग सामने रखते थे कंपनी वालों के। ठीक है, यानी मान लो कहीं पे मजदूर सताए जा रहे हैं, टाइम पे उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, छुट्टी नहीं मिल पा रही है, मान लो कोई भी मजदूरों की समस्या है, तो उस समस्या को लेकर ये मालिक तक जाते थे, उनको पहुंचाते थे समस्या कि भाई मजदूरों के साथ ये समस्या हो रही है, इनका सुलझाव करो। ठीक है, तो ये काम था इनका। फिर 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हो जाता है, यानी एक कानून पारित हो जाता है। इस कानून ने ट्रेड यूनियन जो थी इसको लीगल कर दिया, यानी इसको मान्यता दे दी। इसके बाद श्रमिक संगठनों में विभाजन हो गया। ठीक है, अब क्या था, अलग अलग श्रमिक संगठन थे। वैसे तो श्रमिक संगठन जो थे उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अब उनके विचार आपस में मिलते नहीं थे, यानी नेताओं के विचार नहीं मिलते थे, तो नेताओं के बीच में वैचारिक मतभेद था, जिस कारण ट्रेड यूनियन जो आंदोलन है ये विभाजन हो गया इसमें, यानी अलग अलग विचारधारा के कारण ट्रेड यूनियन में विभाजन हो गया। इसमें वामपंथी अलग हो गए और अन्य समूह जो थे वो भी अलग अलग संगठन में बंटने लगे। तो इसकी वजह से ये जो मजदूरों का आंदोलन था ये कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि नेता बढ़ चुके हैं, कोई दूसरी यूनियन में चला गया, कोई दूसरी यूनियन में चला गया, तो इस तरीके से इनका आंदोलन थोड़ा कमजोर हुआ। फिर राजनीतिक दल और श्रमिक संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज और जो वर्कर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसको देखिए। तो राजनीतिक दलों का प्रभाव, यानी आजादी के बाद विभिन्न राजनीतिक दल, अलग अलग जो राजनीतिक दल थे, इन्होंने अपने श्रमिक संगठन बनाए। ठीक है, जो राजनीतिक पार्टियां होती थी उन्होंने खुद के मजदूरों की यूनियन बनानी शुरू कर दी। जैसे AITUC, ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है। HMS यानी हिंद मजदूर सभा, ठीक है, ये समाजवादी विचारधारा वाला संगठन है। फिर UTUC, ये वामपंथी संगठन है। BMS यानी भारतीय मजदूर संघ, ये जनसंघ, ठीक है, या भाजपा बीजेपी से जुड़ा हुआ संगठन है। CITU CPM से जुड़ा हुआ संगठन है। तो क्या हुआ, राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी अलग अलग जो मजदूर यूनियन थे, संगठन थे, वो बनाने शुरू कर दिए। फिर श्रमिक आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है, यानी आजादी के समय में अगर हम देखें तो इनका क्या योगदान था, इसको भी देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में इनका क्या योगदान था? मजदूरों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, यानी जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था तो उसके खिलाफ मजदूरों ने आंदोलन में भाग लिया। क्योंकि गांधी जी के जो आंदोलन होते थे उसमें कौन शामिल होते थे? उसमें किसान भी आते थे,
ठीक है, उसमें मजदूर भी आते थे, उसमें महिलाएं भी आती थी, उसमें स्टूडेंट भी आते थे, ठीक है, सभी आते थे। तो ये जो मजदूर लोग थे ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए थे। सभा होती थी, ये सभाओं में जाते थे, जुलूसों में जाते थे, हड़तालों के माध्यम से ये स्वतंत्रता आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे थे। गांधी जी की जब गिरफ्तारी हो गई थी उसके विरोध में भी इन्होंने क्या करा था, मजदूरों ने हड़ताल की थी, आंदोलन किया था। ठीक है, उत्तर स्वतंत्रता काल में श्रमिक आंदोलन, यानी जब देश आजाद हो जाता है उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ श्रमिक आंदोलन को समझते हैं। तो देखिए 1947 में अपना देश आजाद हो गया था, उसके बाद की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद श्रमिक आंदोलन, 1950 के बाद श्रमिक आंदोलन में राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक है, राजनीति इसमें एंटर करने लगी। मजदूरों ने क्या करा, वेतन में वृद्धि, सुविधाओं की मांग करने शुरू कर दी। 1960 के दशक में महंगाई जो थी, महंगाई के खिलाफ, और बेरोजगारी जो थी, बेरोजगारी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए। फिर प्रमुख हड़तालें, जैसे 1968 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी थे, यानी केंद्रीय कर्मचारी जो थे, इनके द्वारा हड़ताल हुई थी। 1974 में 17 लाख रेलवे के कर्मचारी जो थे, इन्होंने हड़ताल कर दी थी। ठीक है, इनकी मांग क्या थी, इनकी मांग ये थी कि इनका वेतन बढ़ा दिया जाए, महंगाई भत्ता, यानी कि इनको महंगाई भत्ता दिया जाए। ठीक है, बोनस इनको मिलना चाहिए, सस्ती आवश्यक वस्तुएं मिलनी चाहिए, इस तरीके की इन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे अपना ये जो क्वेश्चन है ये खत्म हो जाता है। वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन, यानी जो आपका टिप्पणी वाला क्वेश्चन है, ज्यादातर ये उसी में पूछा जाता है, बहुत लॉन्ग यानी बड़ा क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां बताओ। ठीक है, जो मैंने यूनिट करा रखी है उसमें मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में कराया हुआ है, तो आप यूनिट की वीडियो को भी जरूर देख के जाना। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की शक्ति और प्रधानमंत्री के कार्य, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री जो है भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, यानी वास्तविक हेड जो होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के, ठीक है, यानी जो राष्ट्रपति हमारे वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। असली जो शक्ति होती है, असली जो पावर होती है डिसीजन लेने की, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, यानी वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है और उनकी जो मंत्रिपरिषद है उसके पास होती है। प्रधानमंत्री देश के प्रशासन, यानी देश में प्रशासन कैसे चलेगा, देश में नीति निर्माण यानी पॉलिसी बनाना देश के लिए, और शासन का संचालन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, प्राइम मिनिस्टर निभाते हैं। ठीक है, देश के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई कानून लेकर आना हो, किसी कानून में कोई बदलाव करना हो, तो इन सब चीजों में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो होगी प्राइम मिनिस्टर की। तो याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इनकी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख, ये जो मंत्रिपरिषद होती है प्रधानमंत्री की, यानी उसमें प्राइम मिनिस्टर तो होंगे और उनके साथ और बहुत सारे मंत्री होंगे। ठीक है, तो ये जो मंत्रिपरिषद होती है इसका जो मुख्य नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मुख्य नेता या लीडर के रूप में जाने जाते हैं। वो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, यानी किस व्यक्ति को किस विभाग का मंत्री बनाना है। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा और इसकी सलाह राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रियों के बीच में विभाग का बंटवारा करते हैं, जैसे किसी को खेल मंत्री बना दिया, किसी को परिवहन मंत्री बना दिया, किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, ठीक है, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। तो ये जो विभाग का बंटवारा होता है ये भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर किसी मंत्री से इस्तीफा भी मांग सकते हैं। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि उनके किसी मंत्री ने अच्छे से कार्य नहीं किया है या फिर उन्हें बदलना है, तो वो उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं, किसी दूसरे को वो विभाग दे सकते हैं। ठीक है, ये शक्ति किसके पास होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं मंत्रिपरिषद की बैठकों का संचालन। तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, जो भी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। फिर बैठकों का एजेंडा और नीति तय करना है, यानी जो मीटिंग होगी उसका क्या एजेंडा है, क्या कार्यक्रम है, किस चीज़ पे चर्चा करनी है, ठीक है, क्या नीतियां हैं, वो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री ही तय करते हैं। और अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं उसके जो काम होते हैं उसके बीच में एक बैलेंस बनाने का यानी समन्वय बनाने का काम भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। फिर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, इसके बीच की कड़ी, यानी प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के जो निर्णय है, ठीक है, उसकी जानकारी देते हैं। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति को क्या बताते हैं, क्या जानकारी देते हैं कि प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है उसने क्या डिसीजन लिया है। ठीक है, उसकी जानकारी प्रेसिडेंट को कौन देगा, हमारे प्रधानमंत्री देंगे। फिर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद जो होता है उसका माध्यम भी प्रधानमंत्री ही बनते हैं।
फिर लोकसभा में नेतृत्व, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा में बहुमत वाले दल के लीडर होते हैं, ठीक है। यानी जिस दल को बहुमत मिला हुआ है लोकसभा में, उसी दल की सरकार बनती है केंद्र में और उसी दल का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। और मान लो गठबंधन की सरकार है तो वहां पे तो फिर वो गठबंधन आपस में सोच के तय करते हैं कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो लोकसभा में नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है। कौन से दल के नेता होते हैं? बहुमत वाले दल के नेता होते हैं। वो सरकार की नीति यानी सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। आपने संसद में देखा होगा प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहां पे, ठीक है, चर्चाएं होती हैं, जवाब देते हैं, ठीक है। फिर संसद में महत्वपूर्ण जो विधेयक होते हैं यानी कानून बनने से पहले उसका जो प्रारूप होता है जिसको हम विधेयक कहते हैं, तो संसद में जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं उसको पारित कराने में भी मुख्य भूमिका जो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की होती है। नेक्स्ट है प्रशासनिक शक्तियां, यानी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास कौन सी प्रशासनिक शक्तियां हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पूरे प्रशासन पे नियंत्रण रखते हैं, यानी पूरे प्रशासन पे उनका कंट्रोल होता है, ठीक है। सभी मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, उसके काम की निगरानी भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अगर उनको लगता है कि किसी विभाग में कोई कमी है, उसको दूर करना है, या किसी मंत्री को वहाँ से स्थानांतरित करना है, उसको हटाना है, नया मंत्री लाना है, तो ये सारा काम भी प्राइम मिनिस्टर करेंगे। फिर राष्ट्रीय नीति का निर्माण और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी प्राइम मिनिस्टर का काम है, यानी देश के लिए पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को लागू करवाना, उसकी निगरानी रखना, ये सब इनके काम है। फिर विदेश नीति में भूमिका, यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भारत की विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक होता है। तो इसीलिए जैसा प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी सोच समझ, उसकी सूझबूझ के हिसाब से ही वैसी विदेश नीति बनती है। अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होता है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक आपातकालीन जो स्थिति होती है उसमें क्या प्राइम मिनिस्टर की भूमिका होती है, इसको भी समझिए। तो देखिए, राष्ट्रीय संकट के दौरान या मान लो देश में इमरजेंसी लगा दी जाए या इमरजेंसी जैसी हालात हो जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 1975 वाला इंदिरा गांधी का समय याद करना चाहिए। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, तो सारी शक्तियाँ जो थी उनके हाथ में चली गई थी और महत्वपूर्ण डिसीजन जो थी उस समय इंदिरा गांधी ले रही थी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय में देश की प्राइम मिनिस्टर थी। तो देश में जब आपात स्थिति आ जाए, आपातकालीन कंडीशन हो जाए, तो ऐसे में डिसीजन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। सुरक्षा और रक्षा संबंधी जो मामले हैं उसकी भी भूमिका जो होती है महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। उसमें भी प्राइम मिनिस्टर की भूमिका जो होती है महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये एक दो क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपके शॉर्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी जो कमेंट वाला क्वेश्चन होता है, टिप्पणी वाला क्वेश्चन होता है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन, और ये कई बार आया हुआ है। वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य, इसका क्या मतलब होता है तो समझिए। देखिए, राज्य का मतलब क्या है, यहाँ पे सरकार से है। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है। अब राज्य का मतलब वो मत समझना जैसे हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, पंजाब एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, वो वाला राज्य नहीं, उसको तो हम प्रांत कहते हैं, ठीक है। प्रांत कहते हैं, उसको राज्य भी कहते हैं। यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार से होता है, जिसकी सत्ता है, जिसके पास पावर है, जो शासन चला रहा है, वो राज्य है, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य का मतलब है एक ऐसी सरकार जो जनता की भलाई के लिए काम करे, ठीक है। मैं आपको ना एक उदाहरण से समझाता हूं, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो, प्राचीन समय में क्या होता था, राजा होते थे, और राजा जो होते थे वो देश में शासन चलाते थे, ठीक है। चाहे आप मौर्य वंश की बात करो, उससे पहले की बात करो, आप कोई भी समय उठा के देख लो, कोई राजा रहे होंगे, राजा के द्वारा शासन किया गया होगा, ठीक है। तो अब राजा जो होते थे वो शासन करते थे, तो राजा ही राज्य हो गया, यानी राजा ही सरकार हो गया। अब राजा जो होते थे वो दो तरीके के हो सकते थे, एक अच्छा राजा और एक बुरा राजा। अब आप कहोगे भाई अच्छा राजा कौन सा हो सकता है, बुरा राजा कौन सा हो सकता है, आप आराम से बता दोगे। अच्छा राजा वो है जो जनता के साथ अच्छे से जनता की भलाई के लिए काम करे, यानी जो समाज में समानता स्थापित करने का काम करे, ठीक है। जो गरीबों की मदद करे, यानी हमेशा गरीब व्यक्तियों के साथ रहे, ठीक है। जो जनता की भलाई करे, यानी जन कल्याण करे। तो बहुत सारे पॉइंट है जो आप खुद से बना के बता सकते हो कि एक अच्छा राज्य यानी एक अच्छा राजा या अच्छी सरकार कौन सी होगी। अब बुरा राजा कौन सा होगा, इसमें तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं, आप तुरंत ही बता दोगे। जो जनता की ना सुनता हो, जो जनता के साथ गलत व्यवहार करता हो, जहाँ पे हिंसा होती हो, जनता को जबरदस्ती जेल में डाल दे, तानाशाही चलाए, ठीक है।
जनता को अधिकार ना दे, उनके अधिकार छीन ले, तो ऐसा राजा बुरा राजा होता है। तो अच्छा राजा बुरा राजा आपको पता लग गया। तो अब यहाँ पे एक बार भूल जाओ, राजा हटा दो और सरकार मान लो। तो अच्छी सरकार और बुरी सरकार क्या होगी? अच्छी सरकार यानी वेलफेयर स्टेट, जन कल्याण जो करने वाली सरकार होगी, ठीक है। यानी जो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, वो क्या होगी? जो जनता की भलाई के लिए काम करेगी, ठीक है। पेपर में आपको ये राजा रानी नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था बस, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। अब आप इसे कभी भूलोगे नहीं। तो अब बात करते हैं कल्याणकारी राज्य की, यानी वेलफेयर स्टेट की। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य यानी कि कल्याणकारी राज्य यानी कि ऐसी सरकार होगी, यानी ऐसा राज्य होता है जिसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है क्या? जनता के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कल्याण को सुनिश्चित करना। यानी कल्याणकारी राज्य हम ऐसी सरकार को बोलेंगे जो जनता, ठीक है, जनता के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कल्याण को सुनिश्चित करे। यानी जनता का सामाजिक विकास के लिए काम करे, आर्थिक विकास के लिए काम करे, उनका शैक्षिक विकास के लिए भी काम करे। ऐसा राज्य अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कल्याणकारी राज्य बोलेंगे, ठीक है। ऐसा राज्य जो होता है, यानी ऐसी सरकार जो होती है, वो केवल कानून बनाना, केवल व्यवस्था बनाने तक अपने को सीमित नहीं रखती। यानी समझिए कि यहाँ पे जो राज्य है वो केवल कानून बनाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि उसके आगे भी, यानी जनता की भलाई के लिए भी काम कर रही है, ठीक है। मान लो ऐसी सरकार हो, वो बस कानून बनाने का काम करे, कानून बना दे और देश में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब ही ना हो, तो ऐसी सरकार को आप क्या कल्याणकारी राज्य बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो यानी ऐसा राज्य केवल कानून और व्यवस्था बनाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि नागरिकों के जीवन, यानी जो लोग हैं, जो जनता है, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है, ठीक है। यानी जनता का जो लाइफस्टाइल है उसको सुधारने के लिए अच्छी भूमिका निभाए, ठीक है, उनके लिए काम करे, तो ऐसे राज्य को हम कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है? सरकार जो होती है वो जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है, ठीक है। यानी जो राज्य होगा वो क्या करेगा? जनता को शिक्षा प्रोवाइड करेगा। शिक्षा कैसे? अच्छे स्कूल खुलवा देना, अच्छे कॉलेज खुलवा देना, शिक्षा को सस्ता कर देना या शिक्षा को फ्री कर देना, ठीक है, ये सारे काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए क्या करेगी सरकार? सरकार अच्छे अच्छे अस्पताल खुलवा देगी। अस्पताल खुलवाने के बाद वहाँ पे अच्छे डॉक्टर, ठीक है, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर ला देगी। वहाँ पे मेडिसिन की सुविधा, यानी दवाइयों की सुविधा करा देगी, या फिर हॉस्पिटल में टेस्ट भी होते हैं तो टेस्ट की सुविधा होगी, ठीक है। तो ये सारे काम जो सरकार करेगी तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो कल्याणकारी राज्य है। लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी और सबको समान अवसर देगी। तो अगर ऐसी कोई सरकार है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कल्याणकारी राज्य, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार का उद्देश्य क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना, यानी अपनी जनता के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना हमारी सरकार का काम होगा, ठीक है। जो कमजोर वर्ग है उसके उत्थान के लिए हमारी सरकारें काम करेगी। तो ये आपको समझना था, ये बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। अब चलते हैं सीधा कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताओं पे। कल्याणकारी राज्य की विशेषता क्या होगी? तो अगर आपने इतना समझ लिया है ना, तो आपको ये स्लाइड बिल्कुल आसान लगेगी, क्योंकि सारी वही चीजें जो हम पढ़ चुके हैं। तो कल्याणकारी राज्य की विशेषता ये होगी सामाजिक न्याय, यानी समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करेगी, ठीक है। यानी ये सरकार जो होगी समाज में सभी वर्गों को समान अवसर देगी, तो ये इसको हम सामाजिक न्याय कहेंगे, यानी समाज में सबको न्याय मिल रहा है, सबको समानता मिल रही है, ठीक है। फिर दूसरा, आर्थिक सुरक्षा, गरीब लोग, मजदूर लोग, कमजोर वर्गों को सहायता देना, ये एक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी अपने नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा दे, सस्ती शिक्षा दे, या फिर अच्छी बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध कराएं, ठीक है। फिर रोजगार के अवसर, यानी बेरोजगारी कम करने के लिए ऐसी ही सरकार योजनाएं बनाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, काम मिल सके, ठीक है। फिर सामाजिक सुरक्षा, यानी वृद्धावस्था पेंशन, जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको पेंशन मिले, बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी लागू करना, ये सब क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की विशेषता होती है, ठीक है। भारत में कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो देखिए, भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद, भारत की जो सरकार थी उसने कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाई। सरकारें पंचवर्षीय योजना लेकर आई,
ठीक है, आरक्षण प्रदान करा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम करा सरकार ने, जैसे गांव में नहरें खुदवाने का काम करवाया, सड़कें बनवाने का काम करवाया, विद्युतीकरण यानी बिजली पहुंचाने का काम करवाया, लोगों को रोजगार गांव में मिल सके, आसपास मिल सके, उसके लिए काम किया। तो ये सब ग्रामीण विकास कार्य में आ जाएगा। शिक्षा अधिकार, ठीक है, लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कराई गई। मनरेगा और जन कल्याणकारी जो योजना थी, इसके माध्यम से हमारी जो सरकार थी उसने जनता की भलाई करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में जो राज्य है यानी जो सरकार है उसने कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाई है। ठीक है, अलग अलग योजनाओं के द्वारा उन्होंने ये साबित किया है। एंड में आपको निष्कर्ष बता देना है कि आप ये बता दो कि कल्याणकारी राज्य जो होता है वो जनता की भलाई के लिए काम करता है। उनको शिक्षा प्रोवाइड कराना, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रोवाइड कराना, उनको रोजगार देना, उनकी समस्याओं को सुलझाना। ठीक है, इस तरीके की बातें आप 2 लाइन में लिख दोगे तो हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हो। ये किताबी लैंग्वेज है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, आपको ये शायद अच्छे से ना दिख रहा हो, धुंधला है। ये है कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जाति की राजनीति। भारत एक ऐसा देश है जहां पे अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग रहते हैं। ठीक है, यानी लोगों की अलग अलग जातियां हैं। तो जाति कहीं ना कहीं राजनीति में भी हावी आपको देखने को मिलती है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, भारत में जाति केवल एक सामाजिक संस्था नहीं है, इसको आप केवल सामाजिक संस्था मत समझना, बल्कि हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें भी गहराई से जाति जा रखी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है बहुत गहराई से जाति जो होता है हमारी राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। सामाजिक संस्था तो है, बहुत प्राचीन समय से हमारे यहाँ पे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे राजनीति को भी जाति जो है बहुत गहराई से प्रभावित करती है। ठीक है, फिर भारतीय समाज में विभिन्न जातियों की संख्या, उनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक परिस्थितियां राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारे देश की जो राजनीति है ना, इसमें ये देखा जाता है कि किस जाति की कितनी संख्या है। मान लो कोई भी जाति है, अगर उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो अक्सर सारी राजनीतिक पार्टियां उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगी। सभी राजनीतिक पार्टी सोचेंगी इस जाति का वोट मिल जाए, इस जाति के लोग सब हमको वोट दे दे तो हमारी सरकार बन जाए। यानी कि ठीक है, विभिन्न जातियों की संख्या, उनकी समाज में क्या स्थिति है और उनकी आर्थिक कंडीशन क्या है, ये हमारी राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों के दौरान जो राजनीतिक दल हैं, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव के समय में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जातियों को आधार बनाकर समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हमारे यहाँ पे जाति की राजनीति कहा जाता है। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए उत्तर प्रदेश यूपी का कोई एक विधानसभा सीट है। ठीक है, मान लीजिए यूपी की कोई एक विधानसभा सीट है, वहां पे मान लो कोई जाति, मैं नाम नहीं लूंगा किसी जाति का, मान लो एक्स जाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो वहां पे जो भी पार्टी चुनाव लड़ेगी वो क्या करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जाति को लुभाने का प्रयास करेगी, ताकि इस जाति के लोग जिसका भी सपोर्ट कर देंगे सरकार उसकी बन जाएगी। तो यही हमारे यहाँ पे होता है, पूरे देश में, राज्यों में आपको ये देखने को मिलता है। तो जाति की राजनीति हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जाति और राजनीति, इसका क्या आपस में संबंध है, इसको समझते हैं। तो भारतीय राजनीति में जाति एक प्रभावशाली तत्व रही है, यानी हमारी जो राजनीति है उसमें जाति एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तत्व मानी जाती है। ठीक है, आज़ादी के बाद लोकतंत्र के विस्तार और सार्वभौमिक मताधिकार के कारण जो हमारे यहाँ पे पिछड़ी जाति है, जो दलित है, जो अन्य सामाजिक समूह हैं, इनकी भी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। राजनीतिक दल जो हैं वो उम्मीदवारों का चयन, चुनाव प्रचार और नीतियों के निर्माण में जातिगत समीकरणों का ध्यान देते हैं। ठीक है, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी अपना चुनाव प्रचार करती है या चुनाव के लिए कैंडिडेट यानी टिकट बांटने का जब टाइम आता है कि भाई किसको किस सीट से चुनाव लड़ाना है, तो वो इन समीकरणों को ध्यान देती है कि किस जगह पे किस जाति की संख्या कितनी है, किस जाति के वोट कितने हैं। ठीक है, चुनाव प्रचार के दौरान भी वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं किस जगह पे किस जाति के लोग हैं, कोशिश करते हैं कि उसी जाति के कैंडिडेट को टिकट दे दे ताकि वो अपनी जाति के लोगों को अपनी तरफ वोट में कन्वर्ट करवा पाए। ठीक है, और पॉलिसी बनाते टाइम भी जातिगत समीकरण का ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार जाति और राजनीति एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्रभावित करती है, खासकर भारत की राजनीति को के नज़रिए से देखें अगर तो। नेक्स्ट है कि जाति राजनीति की प्रमुख विशेषताएं। हमारे यहाँ पे
कास्ट पॉलिटिक्स होती है तो उसकी क्या विशेषता है? तो देखिए, मतदान व्यवहार का प्रभाव, यानी कई क्षेत्रों में लोग जो होते हैं वो जाति के आधार पर मतदान करते हैं, यानी मतदान का व्यवहार ऐसा है, यानी लोग क्या करते हैं, अपनी जाति के हिसाब से वोट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कई जगह पे मैंने देखा है कि लोग ये नहीं देखते कि सामने वाला चुनाव लड़ रहा है वो पढ़ा लिखा भी है या नहीं है, वो क्या उसका बैकग्राउंड है, वो कुछ करेगा या नहीं करेगा काम, बस वो ये देख लेते हैं वो मेरी जाति का है तो बस वोट दे देंगे। ठीक है, आंख बंद करके वोट दे आएंगे कि भाई वो हमारी जाति का है तो उसको वोट दे देना है। ठीक है, वो काम करेगा नहीं करेगा, पढ़ा लिखा है या नहीं, कुछ भी नहीं देखते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे होता है। फिर राजनीतिक दलों की रणनीति, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो विशेष जातियों को आकर्षित करने के लिए गठबंधन भी बना लेती हैं। ठीक है, गठबंधन भी बना लेती हैं ताकि अलग अलग जातियों को वो अपने में शामिल कर सकें। आरक्षण की राजनीति, अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है, पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी वर्ग, इनको आरक्षण दिया गया है और आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा होता है। ठीक है, आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा होता है, खासकर अगर आप मंडल आयोग के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। फिर जातीय संगठन, विभिन्न जाति संगठन अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक दबाव बनाते हैं। तो अलग अलग जातियों के संगठन होते हैं, वो सरकारों पे दबाव बनाते हैं ताकि अपने हितों की रक्षा कर सकें। नेक्स्ट है नेतृत्व का उदय। अनेक क्षेत्रीय नेताओं का उदय जो है वो जातीय समर्थन के आधार पे ही हुआ है। बहुत सारी जो लोकल पार्टियां हैं, लोकल जो लीडर है, उनका जाति के आधार पे ही उदय हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यूपी में आपने मायावती, ठीक है, पहले कांसीराम, ये जो थे ये बीएसपी इस पार्टी के हैं। ये पूरी तरीके से जाति आधारित आप मान सकते हो कि एक पर्टिकुलर जाति को इन्होंने टारगेट करा, ठीक है, उसके लोगों से अपना समर्थन प्राप्त किया, सरकार तक बनाई। तो ऐसा केवल यूपी में नहीं, बहुत बिहार में, हर स्टेट में आपको देखने को मिलता है। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है लेकिन कुछ नकारात्मक भी है। ठीक है, तो देखिए सकारात्मक प्रभाव पे ही हमको चर्चा करनी है। सकारात्मक क्या है कि जाति जो है जातीय राजनीति ने समाज के कमजोर वर्ग और उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। जो समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है जाति की राजनीति के कारण। दलित लोग, पिछड़े लोग, जो वंचित समूह हैं, इनमें राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ती है और लोकतंत्र अधिक सहभागी बन पाया है इसके कारण। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव समाप्त करने और समानता स्थापित करने पे भी बल दिया था। ठीक है, तो ये बातें आपको बतानी है। अब नकारात्मक देख लेते हैं एक दो पॉइंट। जाति आधारित राजनीति से सामाजिक विभाजन होता है। जहां एक और ये लोगों को इकट्ठा करती है तो दूसरी तरफ समाज में विभाजन होता है, तनाव बढ़ सकता है। कई बार राजनीतिक जो पार्टी होती है वो विकास और राष्ट्रीय हितों की बजाय जातीय हितों को ज़्यादा प्राथमिकता देने लग जाते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, सामाजिक असमानता जो होती है इसको बढ़ावा मिलता है। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है कि भारत में जाति की राजनीति जो है ना वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक और वंचित वर्ग हैं जिनको राजनीतिक शक्ति प्रदान करती है, तो दूसरी तरफ समाज में एक विभाजन भी पैदा करती है। तो जाति की राजनीति से कुछ फायदा भी होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। ठीक है, लोगों को जाति की राजनीति से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए, यानी मतदान करना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नव उदारवादी नीतियों ने भारत के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है। ठीक है, क्या इससे सतत विकास संभव है, चर्चा कीजिए। यानी यहाँ पे आपको नव उदारवादी नीति जो है इसके बारे में बताना है कि कैसे ये भारत के विकास में फायदा पहुंचा रही है। ठीक है, या फायदा पहुंचाया है इन्होंने। तो देखिए, इस नव उदारवाद की नीति को समझने से पहले आपको थोड़ा भारत की राजनीति में संरक्षणवाद की नीति को समझना ज़्यादा जरूरी है। एक नीति थी हमारे यहाँ पे जिसको कहा जाता था संरक्षणवाद। ठीक है, भारत ने संरक्षणवाद की नीति को अपना रखा था। अब ये संरक्षणवाद की नीति क्या होती है इसको समझिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में बहुत गरीबी थी, फिर पंचवर्षीय योजना आई जिसके तहत उद्योगों पे ध्यान दिया गया, कृषि पे ध्यान दिया गया। ठीक है, उसी समय में एक संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई। संरक्षणवाद की नीति ये कहती है कि जो अपने देश के उद्योग हैं, जिसको हम देसी उद्योग कहते हैं, यानी जो अपने देश की कंपनी है, तो देसी उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। हमें अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट को खरीदना होगा, जिससे हमारे देश की कंपनियों के पास पैसा जाएगा, वो कंपनियां मजबूत होंगी, ऐसा कहा जाता था। ठीक है, बाहर से, यानी बाहर के देश की कंपनियों से बने हुए प्रोडक्ट को ना लेने की बात की जाती थी या कम लेने की बात की जाती थी। या बाहर के देश से कोई प्रोडक्ट हमारे देश में आता है तो सरकार उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती थी, जिसके कारण
उनके लिए व्यापार करना कठिन होता था और वो उसकी कीमत भी बढ़ जाती थी, तो केवल अमीर लोग ही उसको अफोर्ड कर पाते थे। ठीक है, यानी संरक्षणवाद की नीति पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, देसी उद्योगों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, देश के उद्योगों को बढ़ावा देने पे ध्यान दिया गया। अब इसका फायदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा भारत को। नुकसान क्या उठाना पड़ा? नुकसान ये हुआ कि बाहर की जो कंपनियां थी भारत में ज़्यादा नहीं आती थी, ज़्यादा निवेश नहीं करती थी, बाहर के प्रोडक्ट भारत में ज़्यादा नहीं आते थे, और देश की जो कंपनियां होती थी इनकी मोनोपोली हो जाती थी। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में इनका वर्चस्व हो जाता था। ये क्वालिटी बढ़ाने पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि इनको पता था भाई हमारा ही प्रोडक्ट है, वही बिकना है, बाहर की चीज़ें तो है नहीं, हम ही को चलना है, तो वो भी ऐसे ही चल रहे थे। लेकिन इसकी वजह से कंपटीशन मार्केट में खत्म हो गया। बाहर से आने वाले प्रोडक्ट जो होते थे वो सस्ते भी होते थे। ठीक है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, जब बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं फीचर ज़्यादा मिलेंगे कम पैसों में, तो वो सब खत्म हो गया था। तो संरक्षणवाद की नीति को ख़त्म करा हमने, जब समझ में आया कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, वो व्यापार को बढ़ावा देती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो जब ये पता लगा सरकार को, तो सरकार ने इस नीति को ख़त्म किया और नई नीति अपनाई, जिसको कहा जाता है वैश्वीकरण कह लो, और नव उदारवादी नीति के तहत भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए भारत में 1991 में आर्थिक संकट के बाद नव उदारवादी नीति को अपनाया गया, यानी इन्होंने संरक्षणवाद की नीति को खत्म कर दिया और इस नई नीति को अपना लिया। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को उदार बनाना है, यानी अपनी अर्थव्यवस्था जो है उसको लिबरल बनाना है, यानी बाहर से कहीं से व्यापार हो रहा है तो उसको बढ़ावा देना, आओ आओ हमसे व्यापार करो। जैसे चाइना ने क्या करा था, मुक्त द्वार यानी ओपन डोर की नीति अपनाई, पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए कि आओ हमसे व्यापार करो। तो जैसा चाइना ने करा ऐसे ही हमने भी करना शुरू करा, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाना है, बाहर की कंपनियों से व्यापार करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से कंपनियां आएँ और हमसे व्यापार करें। निजीकरण को बढ़ावा देना, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना और वैश्वीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को तेज करना, यही कहलाता है नव उदारवादी व्यवस्था। ठीक है, फिर इसमें हमने उदारीकरण को अपनाया, निजीकरण को अपनाया और वैश्वीकरण को अपनाया। इसको LPG कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इस पे मैंने LPG पे आज से 7 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। आप कहोगे तो मैं उसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना, आपको ये इसका क्या मतलब होता है बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अपनाई गई और इसको नव उदारवादी नीति के तहत देखा जाता है। ठीक है, इसको नव उदारवादी नीति का प्रमुख आधार भी माना जाता है, इन तीन चीजों को। फिर भारत के विकास में नव उदारवादी नीति का क्या योगदान है? जब हमने इनको अपनाया तो हमको क्या उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसको समझते हैं। तो देखिए, इससे हमें एक फ़ायदा हुआ कि हमारे यहाँ पे आर्थिक विकास जो था वो तेज़ी से होने लगा, यानी इन नीतियों के बाद भारत की जो GDP थी उसमें तेज़ी देखने को मिलती है। उद्योग, जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, सेवा सेक्टर है, जो व्यापार यानी ट्रेड सेक्टर है, इसका विस्तार होने लगा, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने लगी, यानी कि भारत को फ़ायदा हुआ। ठीक है, इस नीति को अपनाने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने लगी। फिर विदेशी निवेश में वृद्धि। अब जब हमने व्यापार के लिए दरवाजे रास्ते खोल ही दिए हैं, जब हमने बोल दिया है कि आओ हमसे व्यापार करो, तो ऐसे में क्या हुआ, विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी और भारत में निवेश करने लगी। उनको परमिशन मिल चुकी थी, जिसके कारण हमारे पास पूंजी आने लगी, तकनीक आने लगी, आधुनिक प्रबंधन का विकास होने लगा। ठीक है, और हमारे मार्केट में कंपटीशन आया, नए नए प्रोडक्ट आए। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र का विस्तार। सरकारी नियंत्रण कम होने लगा क्योंकि हमने अपनी नीति को लिबरल बना लिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला। दूरसंचार, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, इन सभी क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से विकास होने लगा। रोजगार के नए अवसर IT सेक्टर में, BPO सेक्टर में, सेवा यानी सर्विस सेक्टर में बहुत तेज़ी से नए नए प्रकार के रोजगार मिलने लगे, जिससे युवाओं को फ़ायदा हुआ। ठीक है, युवाओं के सामने नए अवसर आने लगे। फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव। भारत का जो जुड़ाव था वो विश्व व्यापार, ठीक है, यानी भारत का विश्व के अर्थव्यवस्था से जुड़ाव होने लगा क्योंकि हम विश्व व्यापार में शामिल होने लगे। अब हम अपने यहाँ पे संरक्षणवाद नहीं अपनाते कि देश में बने हुए प्रोडक्ट को ही खरीदना है। अब हम बाहर की कंपनियों की चीज़ों को खरीदते हैं और अपने देश में बनी हुई चीज़ों को बाहर के देशों को भी बेचते हैं। तो इस तरीके से विश्व व्यापार से हमारा देश जो था वो जुड़ चुका था। हमारे यहाँ पे विश्व व्यापार भी बढ़ा और हमारी जो कंपनियां थी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लगी, यानी जो हमारी कंपनियां पहले देश में ही प्रोडक्ट बना के बेच रही थी, अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेचने लगी हैं। तो जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनका कंपटीशन होने लगा है। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे निर्यात और विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा मिलने लगा।
क्या नव उदारवादी नीतियां जो हैं वो सतत विकास को बढ़ावा देती हैं? तो इसको समझते हैं। तो सतत विकास क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सतत विकास का मतलब होता है कि अपना विकास करना, यानी जो अपने पास संसाधन है उसका इस्तेमाल करना, विकास करना, लेकिन आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना। इसी को सतत पोषणीय विकास या सतत विकास के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यानी आज जो अपने को चाहिए वो तो मिले, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ध्यान देना है। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बताते हैं सकारात्मक पक्ष। तो इससे आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हुई, ठीक है, तकनीकी विकास भी हुआ, आधुनिक उद्योगों का विस्तार होने लगा हमारे यहाँ पे, हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने लगा। ये तो चलो पॉजिटिव पक्ष है। अब इसके कुछ नुकसान हुए। नुकसान क्या हुए? नुकसान ये हुए कि आर्थिक असमानता बढ़ने लगी, यानी गरीब जो था वो गरीब होने लगा, अमीर जो था वो तेजी से बहुत अमीर होने लगा। तो अमीर और गरीब के बीच में खाई आपको देखने को मिलेगी, अंतर देखने को मिलेगा। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उसका खूब दोहन किया गया, खूब यूज़ किया गया। औद्योगिकरण हुआ, खूब उद्योग लगाए गए जिसके कारण बहुत प्रदूषण हुआ, पर्यावरण को संकट हुआ, पेड़ पौधे काटे गए, ठीक है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ, प्रभावित हुआ। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको उतना लाभ नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। और निजीकरण के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं जो थी महंगी हो गई, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल ये सब आ गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो चिकित्सा थी वो महंगी हो गई, प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन जो थी वो महंगी हो गई। ठीक है, इस प्रकार नव उदारवादी नीतियों ने आर्थिक विकास को तो बढ़ाया, लेकिन सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को कहीं ना कहीं चुनौतियां भी उत्पन्न कर दी। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है कि नव उदारवादी नीतियों को भारत ने अपनाया, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, हमारी जीडीपी बढ़ी, हमारे यहाँ पे उद्योगों का विस्तार हुआ, व्यापार बढ़ा, विदेशी निवेश आया, लोगों को रोजगार मिला। लेकिन इसके कारण कहीं कहीं पे आप देखोगे तो पर्यावरण का को लेकर समस्या आई। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच में खाई उत्पन्न हो गई, यानी उनके बीच में अंतर बढ़ गया। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको बता देनी है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आपको निष्कर्ष में दो से चार लाइन में समझा देना है। अगला प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि वर्ग और जाति ने भारत की राजनीति में सत्ता की गतिशीलता को बदल दिया? क्या आपको ऐसा लगता है? लगता है तो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, एक बार इसके आंसर को समझते हैं। देखिए, भारत जो है उसमें अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ग वाला टॉपिक ही पढ़ते हैं। तो आर्थिक नीतियों और उसके विकास को समझते हैं। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने हमारे यहाँ पे शासन करा। तो कांग्रेस के शासन में, खासकर हम नेहरू के समय की बात करें तो उस समय में समाजवादी आर्थिक नीतियों पे ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया था। ठीक है, ताकि समाज में समानता स्थापित की जा सके और आय में जो असमानता है कि अमीर लोग बहुत अमीर है, गरीब जो बहुत गरीब है, ये जो आय की असमानता है इसको कम करने पे फोकस किया गया। ठीक है, ये तो उस समय की बात है। फिर बात करते हैं सन 1991 यानी 1990 के बाद के समय में फिर उदारीकरण अपनाया गया और अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया। ये मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। ठीक है, तो इसमें आर्थिक सुधारों को जन्म दिया, जिसने क्या करा, मध्यम और उच्च वर्ग जो है इसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। सबसे ज्यादा प्रभावित किया मध्यम वर्ग को और जो उच्च वर्ग है, और उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को एक नया आकार दिया। फिर क्या होता है यहाँ पे शहरी और ग्रामीण विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर मान लो यहाँ पे आपको समझ में नहीं भी आया हो कुछ तो कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पे समझो, क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, शहरी और ग्रामीण विभाजन, यानी इन्होंने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो वो लोग हैं जो शहर में रहते हैं तो वो शहरी हो गए, जो गांव में रहते हैं वो ग्रामीण हो गए। ठीक है, यानी दो वर्ग बन गए, एक शहरी वर्ग और एक ग्रामीण वर्ग। अब इनकी ज़रूरतें भी अलग है। ठीक है, इनके लिए पॉलिसी भी सरकार को अलग तरीके से बनानी है। तो देखिए, शहरी मध्यम वर्ग यानी जो शहरों में रहने वाला जो मिडिल क्लास है, इसके हित अक्सर ग्रामीण गरीबों से भिन्न होते हैं, यानी इनके जो हित होते हैं वो गांव के लोगों से अलग होते हैं। बिल्कुल, शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनके हित अलग है। गांव में रहने वाले लोगों की ज़रूरतें अलग हैं, उनके हित अलग हैं। फिर बुनियादी ढांचे के विकास और कर सुधार यानी जो टैक्स है उसमें सुधार जैसी शहरी जो केंद्रीय नीतियां हैं हमेशा ग्रामीण आबादी को लाभ नहीं पहुंचा सकती। यानी सरकार जो होती है शहरों में रहने वाले लोगों के लिए जो नीति बनाती है, पॉलिसी बनाती है, ठीक है, वो हमेशा गांव में रहने वाले लोगों को फायदा नहीं पहुंचाती है, जिससे कि राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे अब राजनीतिक प्राथमिकता अलग हो गई है।
अब जो राजनीति है वो गांव को अलग नजर से देखेगी, शहर को अलग नजर से देखेगी। गांव के लिए पॉलिसी अलग बनाएगी, ठीक है, गांव के लोगों की नीड अलग है, इसलिए शहर के लिए पॉलिसी अलग तरीके से बनाएगी। तो ये अंतर यहाँ पे हो जाता है। तो वर्ग जो होते हैं कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे देखो, राजनीतिक लामबंदी। तो विशिष्ट वर्ग, लामबंदी का मतलब क्या होता है? लोगों को इकट्ठा करना, एकजुट करना, अपनी तरफ लाना, उसको लामबंदी कहा जाता है, ठीक है, यानी तैयार करना लोगों को। तो विशिष्ट वर्ग हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, यानी इस समय में ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होने लगा था जो किसी विशिष्ट वर्ग, स्पेशल किसी एक वर्ग को, उसके हितों को मुद्दा बनाकर राजनीति में आने लगी थी, ठीक है। जैसे शहरी मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी आपने सुना ही होगा, केजरीवाल वगैरह, इनकी पार्टी आई, ये दिल्ली में आई थी, ठीक है, दिल्ली के शहरी वर्ग के लिए आई थी। और दूसरा, अगर हम पंजाब की बात करें तो सिख जो मध्यम वर्ग था उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए शिरोमणि अकाली दल ये पार्टी आई थी। तो इन्होंने क्या करा, वर्ग आधारित लामबंदी के प्रभाव को ये दर्शाती है कि इन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ग को, ठीक है, बेस बनाकर उनके लिए इन्होंने क्या करा, चुनाव लड़ने का, ठीक है, काम किया। फिर राजनीतिक फंडिंग, यानी राजनीति में कॉरपोरेट फंडिंग का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो अक्सर राजनीतिक दलों को व्यापारी वर्ग के हितों के साथ जोड़ देता है। देखिए होता क्या है, ये जो राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में होती है इनको फंडिंग मिलती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक पार्टी, अब मैं उस पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक्स पार्टी ले लो, ठीक है, मान लो उस पार्टी का नाम एक्स है। अब इस पार्टी को अगर मान लो ये जो इसके जो नेता होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, अगर व्यापारी वर्गों को लगता है कि ये पार्टी चुनाव लड़ेगी और ये जीत सकती है, ये सत्ता में आ सकती है, तो व्यापारी क्या करते हैं, इसको फंड करना शुरू कर देते हैं, यानी पैसा, फंडिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है, पैसा देना शुरू कर देते हैं। कल को अगर ये पार्टी जीत जाती है और सत्ता में आ जाती है तो वो व्यापारियों जिनसे पैसा लिया था, फंड लिया था, उनके हितों को ध्यान में रख के काम करेगी, ठीक है, जो अक्सर राजनीतिक दलों को व्यापारी वर्गों के हितों के साथ जोड़ देता है। इससे राजनीतिक निर्णय को आकार देने में धन यानी पैसे का अनुचित प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि देखो, अब जो पैसे वाले लोग हैं कॉरपोरेट में जो हैं, ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है, वो राजनीतिक पार्टियों को पैसा दे देते हैं। अब राजनीतिक पार्टी उस पैसे का यूज करती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव जीत जाती है, मान लो सत्ता में आ जाती है, तो वो राजनीतिक पार्टी अब उस व्यापारी वर्ग के लिए काम करेगी, उसके ऐसे ही पॉलिसी बनाएगी जिससे उन लोगों को फायदा होता हो, ठीक है, यानी यहां पे पैसे का गलत इस्तेमाल हो सकता है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के उदय के कारण राजनीतिक नेताओं की ओर से बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठने लगी है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ऐसी मांग देखने को मिलती है। इसने राजनीतिक दलों को इस उभरते वर्ग की आकांक्षाओं और चिंताओं को पूरा करने के लिए अपनी रणनीति और नीतियों को अनुकूलित करने के लिए मजबूर किया है, ठीक है। अब देखो, शहरी क्षेत्र में जो मध्यम वर्ग है इसको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने के लिए, खुश करने के लिए राजनीतिक पार्टी जो होती है उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाने लगी है, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है, यानी किसी एक विशेष वर्ग का ध्यान देने लगी है राजनीतिक पार्टी। यहाँ पे हम वर्ग का महत्व बता रहा हूं मैं आपको। आगे चलते हैं। फिर इसके अलावा बेरोजगारी हो गई, महंगाई यानी मुद्रास्फीति हो गई, ठीक है, आर्थिक असमानता जैसे जो वर्ग आधारित मुद्दे हैं, ये राजनीतिक बहस और चुनावी अभियानों के केंद्र बन जाते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं अब मध्यम वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण उपायों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। ये तो हो गया वर्ग, यानी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वर्ग जो होते हैं वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, और राजनीतिक दल भी उस वर्ग को, पर्टिकुलर जिस वर्ग से उसको फायदा हो सकता है उस वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनाते हैं। अब जाति का क्या रोल है, आई होप आपको ये पता लग गया होगा, जाति वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है, तो चलिए समझते हैं। पहचान की राजनीति। भारत में जाति आधारित राजनीति की एक प्रमुख विशेषता रही है कि पार्टियां जो होती हैं अक्सर जाति के आधार पर मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास करती हैं, यानी जातियों को अपनी तरफ लुभाने का प्रयास करती है। किस जाति को? जिस जाति की संख्या ज़्यादा है। अब मान लो कोई विधानसभा सीट है, यहाँ पे 1 लाख वोट है, ठीक है, 1 लाख वोट है, और वहाँ पे कोई एक्स जाति है, इस जाति के 90,000 लोग हैं, यानी 90,000 जो वोट हैं, ठीक है,
90,000 वोट जो है वो केवल एक ही इसी जाति के हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी सभी पार्टी इस जाति को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इसके वोट ज़्यादा हैं। तो वोट ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है सत्ता में लाने में काम करेंगी। तो ये जातियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं राजनीति को। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये जो पार्टियाँ हैं मुख्य रूप से जाति आधारित वोट को ही अपना मतलब अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, अपना आधार बनाती हैं। आरक्षण नीतियां, शिक्षा और सार्वजनिक जो रोजगार है, इसमें भी अगर हम देखें तो जाति आधारित जो आरक्षण है इसकी व्यवस्था लाई गई है और ये एक विवाद का मुद्दा भी बनी है, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण जो है वो हाशिए पे, यानी जो दबे कुचले समुदाय हैं, दबे कुचले जो वर्ग हैं उसको फायदा पहुंचाती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, कहते हैं कि ये जो आरक्षण है ये कहीं ना कहीं समाज में विभाजन का काम करती है, ठीक है। तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी हैं आरक्षण के, तो कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। चुनावी गठबंधन, जातिगत गणित अक्सर चुनावी गठबंधन तय करता है, ठीक है। पार्टियां जो होती है विभिन्न क्षेत्रों की जाति की जो जनसांख्यिकी है उसके आधार पर गठबंधन बनाती है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में किस जाति की जनसांख्यिकी यानी उसकी डेमोग्राफी क्या है। मान लो किसी क्षेत्र में कोई जाति की संख्या ज़्यादा होगी, किसी दूसरे क्षेत्र में कोई दूसरी जाति की संख्या ज़्यादा होगी, किसी तीसरे क्षेत्र में किसी तीसरी जाति की संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो उसकी जो जनसांख्यिकी है, डेमोग्राफी है, उसके आधार पे जो राजनीतिक पार्टी होती है वो क्या करती हैं, गठबंधन बनाने का काम करती हैं। ये रणनीति विशेष रूप से राज्य चुनाव के दौरान स्पष्ट होती है, ठीक है। राज्यों में आपको ये चुनाव के दौरान ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक समीक्षा के विशेष संदर्भ में भारत में न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण करो, ठीक है। भारत में जो न्यायपालिका है, हमारी जो कोर्ट है, अदालत है, उसको एक विशेष अधिकार मिला हुआ है जिसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। अब ये न्यायिक समीक्षा क्या होती है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये क्या फ़ायदा पहुंचाती है या क्या नुकसान पहुंचाती है, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए हो सकती हैं। तो इसी को हमको इस क्वेश्चन में समझाना है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए, भारत में न्यायपालिका कानून के शासन को कायम रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और लोकतांत्रिक संस्थानों को सुचारू कामकाज, ठीक है, सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भारत में जो न्यायपालिका है वो क्या काम करती है, कानून का शासन हो उसको कायम रखे, ठीक है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करती हैं। और न्यायपालिका में निहित सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में न्यायिक समीक्षा एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आखिर ये न्यायिक समीक्षा होती क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर संविधान के संरक्षक, यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो हमारी उच्च न्यायालय है, ये संविधान के संरक्षक के रूप में देखी जाती है, यानी संविधान की रक्षा करती है। ये सुनिश्चित करती है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं, कार्यपालिका के द्वारा की गई जो कार्यवाही है, वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में हो, संविधान के दायरे में हो, ठीक है। मौलिक अधिकारों की रक्षक, यानी न्यायपालिका जो है हमारी, उसको संविधान के द्वारा जो जनता को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसके रक्षक के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार या कोई अन्य संस्था किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करे। कानूनों का व्याख्याकार, न्यायपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करती है ताकि उनके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके और उनसे उत्पन्न होने वाली किसी भी अस्पष्टता या विवाद को हल किया जाए, ठीक है। न्यायपालिका क्या करती है, कानून के व्याख्याकार के रूप में भी काम करती है ताकि कोई ऐसा ना हो जाए कि विधायिका कोई गलत तरीके से कानून बना दे, कोई गलत कानून बना दे, ठीक है। उसकी व्याख्या करती है कि सब कुछ लीगल तरीके से हो, इसको भी सुनिश्चित करती है। विवाद समाधान, न्यायपालिका जो है व्यक्तियों के बीच में विवाद हो जाता है, व्यक्ति और राज्य यानी व्यक्ति और सरकार के बीच में विवाद हो जाता है और कई बार राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है, ठीक है। तो इसको सुलझाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका भी न्यायपालिका निभाती है। कार्यपालिका और विधायिका पर जांच, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से हमारी जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका के काम पे भी नज़र रखती है। कहीं ऐसा ना हो विधायिका गलत काम करे या गलत तरीके से काम करे, संविधान के दायरे के बाहर जाके काम करे, कार्यपालिका कहीं ऐसा काम ना करे, तो इसको भी नज़र रखती है। उसके संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन ना करे, इस पे नज़र रखती है, ठीक है। नागरिकों के अधिकारों पर भी नज़र रखती है। तो अब ये आखिर न्यायिक समीक्षा होती क्या है, इसको समझते हैं। बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि अदालत के द्वारा जांच करना, यानी हमारी न्यायपालिका जांच करेगी कि सरकार के कानून, सरकार के काम और सरकार के निर्णय संविधान के अनुरूप हैं या नहीं हैं,
ये काम करना होता है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है कि हमारी कोर्ट जो है वो जांच करेगी सरकार जो है सही से कानून बना रही है नहीं बना रही है, काम सही से कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। कहीं संविधान के खिलाफ जाकर कोई काम तो नहीं कर रही सरकार, इसको देखती है। तो न्यायालय क्या देखेगी कि संसद या सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून है क्या वो सही है या नहीं है, प्रशासनिक फैसले सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कोई गलत फैसला तो नहीं ले गया, ठीक है। संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, कहीं ऐसा हो जाए कि सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही हो, तो इसको देखती है। कोई कानून या कोई डिसीजन संविधान के खिलाफ अगर पाया जाता है तो उसको इनवैलिड, ठीक है, यानी इसको अवैध घोषित कर सकती है। मान लो सरकार ने कोई कानून बना दिया और वो कानून गलत है या गलत तरीके से बनाया गया है तो उसको भी रद्द कर सकते हैं हमारी कोर्ट, ठीक है। अब इसके क्षेत्र कुछ रिट वाले क्षेत्राधिकार भी होते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उससे संबंधित 5 प्रकार के रिट जारी करती है कोर्ट, ठीक है। वो रिट कौन कौन से हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी मान लो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है तो अदालत को लगता है कि ये गलत तरीका है तो उसको बुला सकती है अपने पास, ठीक है, अपने सामने प्रस्तुत कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है। अगर पाया जाता है कि भाई ये गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसको वापस रिहा भी कर सकती है, तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। परमादेश, जब कोई सरकारी अधिकारी या कोई सरकारी संस्था या कोई सरकारी निकाय अपने कानूनी कर्तव्य का पालन ना करे तब हमारी कोर्ट उसको ऐसा करने के लिए आदेश दे सकती है, जिसको परमादेश रिट कहा जाता है, ठीक है। फिर है निषेध या इसको प्रतिषेध भी कहा जाता है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या मान लो कोई कोर्ट है, अब वो किसी ऐसे फैसले पे डिसीजन, मतलब किसी ऐसे मामले पे डिसीजन ले रही है जो उसके क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता है, यानी उसकी सीमा अधिकार से बाहर आ रहा है, तो ऐसे में क्या करेगी हमारी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा काम करने से उसको रोक सकती है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? इसको निषेध या प्रतिषेध रिट कहा जाता है। अगला टॉपिक है उत्प्रेषण रिट। ये रिट कब जारी की जाती है? ये रिट तब जारी की जाती है जब उच्च न्यायालय को लगता है कि कोई निचली अदालत है या कोई न्यायाधिकरण है, ठीक है, वो उसके पास कोई मामला है तो उस मामले को अगर लगता है कि उस पर सुनवाई करनी है तो उसको स्थानांतरित कर सकती है, या फिर उसके द्वारा दिया गया कोई आदेश है तो उसको रद्द करने का भी यहाँ पे उसके पास अधिकार होता है, ठीक है। तो उसको उत्प्रेषण रिट कहा जाता है। फिर अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी या सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है, ठीक है, और वो गलत तरीके से, यानी वैधानिक योग्यता उसकी नहीं है और फिर भी वो उस पद पे बैठा हुआ है, तो न्यायालय उससे पूछ सकती है और उसके इस अधिकार, उसको काम करने के अधिकार से रोक सकती है। आपने देखा होगा ना, कई बार क्या होता है, लोग सरकारी नौकरी ले लेते हैं रिश्वत देके, यानी वो उसके योग्य नहीं है लेकिन पैसा देके उन्होंने सरकारी नौकरी ले ली, तो ऐसे में कोर्ट उसको उस काम को करने से रोक सकती है, ठीक है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, यानी अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार है, यानी जो हाई कोर्ट होती है उसको भी अधिकार होता है। न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है? तो ये न्यायिक समीक्षा जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये संवैधानिकता, किसी चीज़ की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। जैसे मान लो कोई डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है, विधायिका ने कोई डिसीजन लिया, क्या वो संवैधानिक है या नहीं है, वो संविधान के हिसाब से सही है या नहीं है, इस पे वो डिसीजन ले सकती है। यानी न्यायिक समीक्षा ये सुनिश्चित करती है कि संविधान सर्वोच्च बना रहे, सबसे ऊपर संविधान रहे, ठीक है, और इसके प्रावधानों के साथ असंगत कानून और कार्य को रद्द किया जाता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि संविधान सबसे ऊपर रहेगा, कोई भी गलत काम नहीं होने दिया जाएगा, कोई भी गलत काम होगा तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, तो ये इस चीज़ पर ध्यान देता है। फिर अधिकारों की सुरक्षा, ये कार्यकारी और विधायी शाखाओं द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ एक आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, जिससे नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा होती है। कई बार क्या होता है भाई कि विधायी जो शाखा होती है या विधायिका मान लो, वो शक्ति का दुरुपयोग करती है, तो ऐसे में नागरिकों के पास अधिकार होता है उनके खिलाफ जाने का, ठीक है, वो कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट क्या कर सकती है, उनके अपने नागरिकों के जो अधिकार हैं, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उस विधायिका के जो काम हैं उसको रोक सकती है। फिर जवाबदेही, यही नहीं कि कहने का मतलब है न्यायिक समीक्षा जो होती है सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाती है। सरकार कोई भी काम करेगी तो जवाबदेह होगी, पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, ठीक है, कानून के दायरे में कोई भी काम होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा का एक बेनिफिट है। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। दलीय व्यवस्था क्या होती है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, दलीय व्यवस्था जो होती है, किसी देश में जो चुनाव होगा,
चुनाव में कितनी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, क्या एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी या एक से अधिक पार्टियां चुनाव लड़ सकती है, इसी को दलीय व्यवस्था कहा जाता है, यानी कितनी पार्टियों के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था यानी एक से ज़्यादा पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है भारत का, वो अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है, देश में चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे नेशनल पार्टी भी है और रीजनल पार्टियां भी हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो दलीय जो प्रणाली है, दलीय व्यवस्था, इसको समझते हैं। तो दलीय व्यवस्था का मतलब है किसी देश में सत्ता के लिए जो प्रतिस्पर्धा है, यानी जो कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो ये प्रतिस्पर्धा करने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की संख्या क्या है और उनके बीच में शक्ति संतुलन क्या है। तो मैं भारत के नज़रिए से बताऊं तो भारत में तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं। ठीक है, अब ये पार्टी प्रणाली जो होती है अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे दो दलीय प्रणाली, यानी कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे दो ही मुख्य दल होते हैं, प्रमुख दल होते हैं, इनके बीच में ही कंपटीशन चलता है। ठीक है, और दूसरा होता है बहुदलीय प्रणाली, जहाँ पे बहुत सारी पार्टियां होती हैं और वो सब मिलकर चुनाव लड़ती हैं। कंपटीशन जो होता है बहुत सारी पार्टियों के बीच में होता है। ठीक है, तो भारत में क्या है, बहुदलीय प्रणाली है, बहुत सारी पार्टियां हैं और सारी पार्टियां हमारे यहाँ पे चुनाव लड़ती हैं। तो भारत के संदर्भ में 1990 के दशक से देखें तो गठबंधन की राजनीति का उदय आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। 1947 के बाद अगर आप देखते हो तो जो भी चुनाव होते थे उसमें कौन सी पार्टी जीतती थी, तो कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व होता था। ठीक है, यानी कांग्रेस ने ही सरकार बनाई है, चाहे पहला चुनाव हो, दूसरा चुनाव हो, तीसरा चुनाव हो, आपको ज़्यादातर सब जगह पे कांग्रेस की ही सरकार दिखेगी। ठीक है, एक बार इमरजेंसी जब लगाई गई थी उसके बाद 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। हालांकि ये सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई, बीच में ही सरकार गिर गई, फिर वापस चुनाव हुए, फिर कांग्रेस की सरकार आई, तो लंबे समय तक देखा जाए तो कांग्रेस का ही शासन रहा है। लेकिन 1990 के दशक के बाद में देखोगे तो जितनी भी सरकारें आई हैं वो ज़्यादातर गठबंधन की सरकार होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब कांग्रेस को उतनी सीटें मिलती ही नहीं थी कि वो अपने दम पे सरकार बना पाए, तो उसने गठबंधन का रास्ता अपना लिया। ठीक है, तो देखिए 1990 के दशक से पहले भारत में बड़े पैमाने पे एक दलीय प्रणाली का प्रभुत्व था, यानी एक ही पार्टी थी कांग्रेस, उसका ही प्रभुत्व रहता था, बाकी पार्टियों को बहुत कम सीटें मिलती थी, किसी को तो ना के बराबर ही सीटें मिलती थी, 0। तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इसका राजनीति में एक प्रभुत्व था, ये एक मजबूत राजनीतिक शक्ति थी। 1990 के दशक में बहुदलीय प्रणाली की ओर बदलाव हुआ, इसका उदय हुआ, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर गठबंधन की सरकारें आने लगी थी। तो कांग्रेस का विखंडन, यानी कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में गिरावट आई, क्षेत्रीय दल जो थे ये मजबूत होने लगे थे, क्षेत्रीय दल के मजबूत होने के कारण जो कांग्रेस थी वो कमज़ोर हो रही थी। ठीक है, क्षेत्रीय दलों को प्रमुखता मिलनी शुरू हो गई थी, विशेषकर मजबूत क्षेत्रीय पहचान बनी इनकी, और अलग अलग मुद्दों से ये अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने लगे और कहीं ना कहीं ये जो मेन पार्टी है उसको कमज़ोर करने लगे। ठीक है, फिर मंडल आयोग और सामाजिक न्याय आंदोलन। तो 1990 के दशक की शुरुआत में मंडल आयोग की सिफारिश जो थी इसको लागू करने की बात चली, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में और सरकारी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात चल रही थी। तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब ये बड़ा मुद्दा बन गया तो इसके बाद देश में जाति की राजनीति जो थी वो बहुत मजबूत हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। फिर 1991 में देखें तो आर्थिक उदारीकरण आया, वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ और नए नए आर्थिक अवसर आए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नया व्यापारिक हितों का एक उदय देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस समय ऐसी राजनीतिक पार्टी बनने लगी थी जो पर्टिकुलर किसी व्यापारिक हित को ध्यान में रख के बनाई जाने लगी थी। ठीक है, फिर चुनावी राजनीति को देखें तो भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली सिस्टम है, यानी जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा, ये वाला हमारे यहाँ पे सिस्टम होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो जीतने की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए गठबंधन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो ज़्यादा सीटें लाएगा वो जीत जाएगा, वो सरकार बनाएगा। तो इसकी वजह से गठबंधन की राजनीति हमारे यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो गई। इसका परिणाम स्वरूप सत्ता सुरक्षित करने के लिए गठबंधन की राजनीति कई पार्टियों के लिए एक व्यवहारिक आवश्यकता बन चुकी थी, क्योंकि सत्ता पानी है तो गठबंधन बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई किसी भी पार्टी को उतने वोट ही नहीं मिल पाते कि अपने दम पे वो सरकार बना ले।
फिर राज्य स्तरीय राजनीति, राज्य स्तर पे देखें तो जो क्षेत्रीय दल थे, जो लोकल पार्टी थी, इनका उदय हो रहा था। लोकसभा में महत्वपूर्ण संख्या में सीटें जीतने की उनकी क्षमता ने उनको गठबंधन की राजनीति में प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। अब जैसे मान लो यूपी में कोई पार्टी है, बिहार में कोई दूसरी पार्टी है, अब इनको उस स्टेट की जो लोकसभा सीटें हैं वो भी ज़्यादा मिल जाती थी, विधानसभा सीटें तो मिल ही जाती थी, तो इसके कारण ये गठबंधन के महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके थे। क्षेत्रीय दल अक्सर केंद्रीय स्तर पर गठबंधन सरकारों की संरचना निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि बड़ी पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिल पाती थी, तो क्षेत्रीय दलों का सपोर्ट लेना ही पड़ता था इनको। फिर 1990 के दशक से गठबंधन सरकारें भारत में अपवाद की बजाय आदर्श बन गई। ठीक है, यानी अब गठबंधन की सरकार यहाँ ठीक मानी जाने लगी थी। ये गठबंधन जो थे चुनावी गणित और एक स्थिर सरकार बनाने की आवश्यकता के आधार पर बनाए जाते थे। अब गठबंधन दो तरीके के होते थे, एक चुनाव पूर्ण, एक चुनाव के बाद, यानी चुनाव से पहले गठबंधन बन जाए, यानी कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें, या फिर चुनाव हो जाएं, चुनाव जीत जाएं, उसके बाद जब बहुमत नहीं मिलता तब कुछ पार्टियां आपस में गठबंधन बना के सरकार बना लेती थी। तो दोनों प्रकार के गठबंधन भारत में आपको देखने को मिलते हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। सकारात्मक पक्ष देखें तो इसमें विविध हितों का आर्थिक प्रतिनिधित्व हुआ है। ठीक है, अलग अलग जो हित हैं उनको फायदा मिल रहा है, क्योंकि गठबंधन की वजह से सभी को साथ लेकर चलना है, तो सबको फायदा मिल जाता है, ये एक अच्छा फायदा है। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिली है, क्योंकि गठबंधन वाली सरकार जरूरी नहीं है कि 5 साल चल पाए, कई बार वो 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में गिर भी जाती है। ठीक है, तो एक बार देखेंगे कि भाषा के आधार पर जो राज्यों को बनाया गया है, आखिर इसमें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखिए, भारत में मतलब बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। आप बहुभाषी देश मान लो, जहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, आप नॉर्थ में जाओगे अलग भाषा मिलेगी, साउथ की तरफ जाओगे आपको अलग अलग भाषाएं मिलेंगी। तो ऐसे में भाषा के आधार पर जब राज्य बनाए गए थे तो बहुत तरह की कठिनाई भी सामने आई थी। ठीक है, तो देखिए, भारत में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन जो मुख्य रूप से 1953 से 1966 के बीच में हुआ था, ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक उपक्रम था। इसमें क्या हुआ था कि भाषाई और सांस्कृतिक समानता के आधार पर राज्यों का निर्माण करना था। कहने का मतलब है कि 1953 से लेकर 1966 में के बीच में भारत में अलग अलग राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया गया। ठीक है, हालांकि पुनर्गठन का उद्देश्य जो था वो था राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियां सामने आई। अब क्या चुनौतियां थी इसको समझिए। भाषाई सीमाओं की पहचान। अब प्राथमिक चुनौती यानी सबसे पहली चुनौती ये थी कि एक विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं सीमाओं की सटीक पहचान करना। ठीक है, यानी जैसे मान लो कोई ये जगह है, अब यहाँ पे एक भाषा के आधार पे राज्य बनाना है, तो किस जगह पे उसकी सीमा निर्धारित की जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी, क्योंकि भाषाएं जो थी वो ओवरलैप हो जाती थी और समुदाय बहुभाषी भी हो सकते थे। ठीक है, इससे नए राज्यों के लिए स्पष्ट और निर्विरोध सीमाएं बनाना बहुत समस्या था। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो ये क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे गुजराती बोलने वाले भी लोग भी रहते हैं और मराठी बोलने वाले लोग भी रहते हैं। अब इसको अलग अलग हिस्सों में बांटना है मान लो। अब बॉर्डर कहाँ बनाया जाए, इस बॉर्डर पे रहने वाले जो लोग हैं, हो सकता है यहाँ पे आप इसको गुजरात बना रहे हो, इसको महाराष्ट्र बना रहे हो मान लो, तो ये हो सकता है कि यहाँ जो महाराष्ट्र बना रहे हो यहाँ पे भी गुजराती बोलने वाले लोग रहते हो, जो आप गुजरात बना रहे हो वहाँ पे भी मराठी बोलने वाले लोग रहते हो। तो कैसे मतलब इनको बांटोगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। ठीक है, फिर एक समस्या क्या थी कि राजनीतिक विरोध, क्योंकि इसका कुछ जगह पे राजनीतिक विरोध भी हुआ, क्योंकि कुछ समुदाय का मानना था कि भाषा के आधार पे आप ये जो राज्यों को बांट रहे हो ना, इससे कहीं ना कहीं देश की एकता कमजोर हो जाएगी, देश की एकता के लिए खतरा बन सकता है। ठीक है, देश की अखंडता के लिए भी खतरा बन सकता है। फिर प्रशासनिक और आर्थिक चिंताएं भी थी, क्योंकि नए राज्य बनाने थे, तो नए राज्य के निर्माण के लिए नई प्रशासनिक संरचना बनानी थी, पूरा नया प्रशासन बनेगा। ठीक है, और साजो सामान चाहिए होगा, वित्तीय चुनौतियां सामने आई, पैसा लगेगा। फिर क्षेत्रीय असंतुलन यानी पुनर्गठन के कारण आर्थिक और ढांचागत विकास, विभिन्न स्तरों वाले राज्यों का निर्माण हुआ, अलग अलग स्तर के जो राज्य थे उसका निर्माण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया और कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पिछड़ गए, तो कुछ राज्य बहुत ज़्यादा आगे चले गए। ठीक है, यानी कि उनके बीच में क्षेत्रीय असंतुलन हो गया, कुछ राज्य ऊपर चले गए तो कुछ राज्य नीचे चले गए। नीचे का मतलब है विकास कम होना।
फिर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे। भाषाई पुनर्गठन ने कभी कभी मौजूदा सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव भी बढ़ा दिया। कुछ मामलों में अल्पसंख्यक जो भाषाई समुदाय थे, इनको अपने नए राज्य में प्रमुख भाषाई समूह द्वारा हाशिए पे जाने का खतरा महसूस हुआ। यानी जब नया राज्य बन गया तो कुछ लोगों को महसूस हुआ कि भाई हमारी जो भाषा है, यानी जो अल्पसंख्यक है, जिन जो मतलब उस भाषा को बोलने वाले लोग कम है, उनको लगा कि अब हम तो हाशिए पे चले जाएंगे, यहाँ पे मुख्य भाषा वाले लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। फिर संसाधन आवंटन, यानी नवगठित राज्य, जो नए राज्य बनाए गए हैं, उनके बीच में प्राकृतिक संसाधन, पानी और बुनियादी ढांचे का वितरण एक विवाद का मुद्दा बन गया। कुछ राज्यों के बीच में तो नदी का जो जल था, जो नदी गुजरती थी, उसके बंटवारे को लेकर भी विवाद हो गया। ठीक है, तो इन संसाधनों को कैसे साझा किया जाए, कैसे बांटा जाए, इस पे विवाद हुआ। तो यहाँ पे अपना ये जो लेक्चर है खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है, यूनिट की भी कुछ वीडियो आ चुकी है, तो आप यूनिट वाली वीडियो को भी देख के जाना, आपकी यहाँ से अच्छी तैयारी हो जाएगी। और पेपर के टाइम पे हो सकता है मैं एक वीडियो और बना दूंगा वन शॉट, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन और शामिल कर दूंगा। तो अगर आपको एक और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। हालांकि देखो, जो वीडियो कराई है मैंने, इसमें से ही आपके क्वेश्चन लगभग यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करें, बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।